जस्ट मुझे कंफर्म करना। हाँ, मैसेज जाएगा आप लोगों के पास। हुआ है? यस सर। यस सर। तो ठीक है, चलो। ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। या फिर विश्वजीत आज बेस्ट मॉर्निंग बोला है। ये बेस्ट मॉर्निंग। ओके, विश्वजीत का तबीयत ठीक हो गया है, बुखार था, तो विश्वजीत का मॉर्निंग बेस्ट हो गया, यही ना विश्वजीत? यस सर। चलो सर, तो कई बार गुड मॉर्निंग बेस्ट मॉर्निंग हो गया है, चलो अच्छा है। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर एनवायरनमेंट, है ना सर? मतलब आप कैसे सोचते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपका जिंदगी कैसा बनेगा, आपका लाइफ कैसा बनेगा। चलो सर, हर गुड को बेस्ट बनाते हैं। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे सर? बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात हो रहा है, ठीक है? तो बिजनेस एनवायरनमेंट या फिर कमर्शियल नॉलेज, बिजनेस स्टडीज, बेसिकली ये बिजनेस एनवायरनमेंट में आज एक केस स्टडीज करूंगा सर। केस स्टडीज क्यों सर? जो भी पढ़ेंगे उसका रियल लाइफ एग्जांपल्स, ठीक है? तो जैसे हम लोग आजकल अकाउंटेंसी में भी चालू कर दिया ना सर, मतलब जो भी पढ़ते हैं उसको रियल लाइफ में हम लोग कनेक्ट करने का पूरा कोशिश करते हैं कि इवन फ्रॉम फ्रॉम द वेरी बेसिक एरिया, ठीक है? मतलब नॉर्मली ये जैसे कि लास्ट दिन अकाउंटेंसी में मैं आप लोगों को एनुअल रिपोर्ट से पढ़ा रहा था, वो नॉर्मली सीए फाइनल लेवल में जाके पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को फाइनल लेवल का चीज नहीं पढ़ा रहा था, मैं आपको उसको बिल्ड करना नहीं सिखा रहा था, मैं बस आपको दिखा रहा था देखो कि आप जो बचपन से सीखते हो उसका यूज कहाँ है। तो एग्जैक्टली आज भी बिजनेस एनवायरनमेंट में या फिर बिजनेस स्टडीज कमर्शियल नॉलेज में भी हम लोग वही उसी तरह का एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो जिसमें हम लोग आज बिजनेस एनवायरनमेंट को समझेंगे, वो भी रियल लाइफ कनेक्शन के साथ। जैसे बहुत सारे बिजनेस दुनिया भर में बन रहा है, इंडिया में भी बहुत बिजनेस का डेवलपमेंट हो रहा है आजकल, आई होप यू ऑल नो सर। तो ये बिजनेस डेवलप होने के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, एनवायरनमेंट कितना जरूरी है, एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखेंगे सर। अदानी बोल के कंपनी का नाम सुने आप लोग? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, गौतम अदानी बोल के एक फेमस बिजनेसमैन है, ठीक है? बिजनेस टाइकून बोल सकते हो। करेंटली इंडिया का सेकंड रिचेस्ट है, इवन वर्ल्ड की फर्स्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेसमैन में से एक है। कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना है हमें, हमें बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटेड पॉजिटिव बातें करना है, ठीक है? तो मैं आप लोगों को आज बिजनेस एनवायरनमेंट का जो भी डिटेल्स है उसके साथ रियल लाइफ में किस तरह से एक बिजनेसमैन उस एनवायरनमेंट को यूज करके बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं, उसी के बारे में बात करूंगा। इवन यू कैन से दैट कि सर ये एंटरप्रेन्योरल एडुकेशन होगा क्या? हाँ सर, आप सोच सकते हो। एक एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्रेन्योर जो भी बोलो, एक एंटरप्रेन्योर को वो फीलिंग होना चाहिए कि अगर आप एनवायरनमेंट को ना समझो तो फिर आप उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में टिक नहीं पाओगे। और हमारे सोसाइटी में बिजनेस को डेवलप करने के लिए आपको उस एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट होना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है, मैक्सिमम यूथ जो है सर, आप लोग हो या फिर हम लोग हैं जो भी थोड़ा सा हम लोग आप लोगों से बड़े हैं, आप लोग अभी आ रहे हो सर, धीरे धीरे आप लोग भी पैर जमाओगे, ठीक है? लेकिन पॉइंट इज दैट कि मैक्सिमम सब जॉब 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 के पीछे भागते हैं, ठीक है? जॉब इज ओके, बट जॉब तब ना मिलेगा आपको जब बिजनेस बिल्ड होगा। ये बात तो आप नकार नहीं सकते, यू कांट इग्नोर दिस पॉइंट। हाँ सर, आपको जॉब तभी मिलेगा यस ना जब तक बिजनेस नहीं बनेगा। यस और नो? यस सर। यस ना? सिर्फ विश्वजीत को ऐसा लगता है, बाकी लोगों को नहीं लगता, यस सर। है ना? हाँ सर। यस तो सर। तो इसका मतलब ये है, बड़ा ही सिंपल बात है कि बिजनेस बनना जरूरी है, और जब तक बिजनेस ना बने तब तक तो ये इतना पढ़ाई, इतना एडुकेशन, इतना मतलब ये जो मतलब जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं आडंबर, आडंबर समझते हो? आडंबर मतलब सर, मतलब बहुत कुछ हम लोग जुगाड़ कर रहे हैं, बहुत कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं, बट हो कुछ नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज बेसिक लेवल में बिजनेस को डेवलप करना जरूरी है। वेरी सिंपल पॉइंट। नाउ डिस्कस करना चालू कर दे सर। ओके चलो, देरी किस बात की, स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर मुझे सर कंफर्म करने से स्क्रीन शेयर हुआ है कि नहीं है? क्या स्क्रीन शेयर है? हाँ सर। यस ओके सर। सर। आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो सर, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना सर? एक्चुअली लास्ट क्लास में हम लोग बेसिकली डिस्कस करना ये चालू किए थे कि बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या, ठीक है? बिजनेस एनवायरनमेंट में किस तरह से एक बिजनेस को जगह मिलता है और क्या क्या चीजें देखना पड़ता है। डार्विन का थ्योरी याद है आप लोगों को?
हाँ सर, चार्ल्स डार्विन का थ्योरी याद है किसी को भी? यस सर। क्या थ्योरी बोलते हैं चार्ल्स डार्विन? चार्ल्स डार्विन क्या थ्योरी बताते हैं सर? क्या कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया उन्होंने बिजनेस के बारे में? बोलो सर बोलो सर बोलो, जो समझ आता है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। वही एग्जिस्ट करता है जो अपने आप को टाइम के साथ इवॉल्व कर सके, चेंज कर सके। थैंक यू सर। इवॉल्व वही कर सकता है जो अपने आप को समय के साथ चेंज कर सके। जो अपने आप को समय के साथ बदल नहीं पाएगा, जो अपने आप को समय के साथ एडप्ट नहीं कर पाएगा, उसके लिए टिकना मुश्किल है सर। चाहे वो डायनासोर हो या ह्यूमन बीइंग, है ना? आप लोग डायनासोर में भी देखा सर, डायनासोर मूवीज देख लो, या फिर अगर आप आज के डेट में कितना सारा डायनासोर का स्केलेटन निकल रहा है इधर उधर में। रिसेंटली एक ऑस्ट्रेलिया में मिला है, ठीक है। डायनासोर हो, मैमथ हो, जितना भी पुराने प्राणी या एनिमल्स आप लोगों ने देखा कि आजकल वो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप लोग कभी इंडियन म्यूजियम कोलकाता में आना, इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो, हम वहां पर डायनासोर का स्केलेटन तो है नहीं, बट मैमथ का स्केलेटन है। फिर आपका व्हेल का, ब्लू व्हेल का स्केलेटन है। जरूर देखने आना सर, अगर किसी ने विजिट किया तो बहुत बढ़िया। किसी ने किया सर? इंडियन म्यूजियम कोलकाता, जादूगर भी बोलते हैं उसको। हाँ सर, पूरा चीज। वेरी गुड सर, देखा फिर आप लोगों ने मैमथ का स्केलेटन तो जरूर देखा होगा। हाँ सर। वेरी गुड सर। तो ये सब मैमथ मतलब हाथी का मतलब परदादा, है ना सर? मतलब हाथी जो आज के डेट में जो एलिफेंट है उसका, এখনকার হাতির থেকে 3-4 গুণে বড় হচ্ছে। हाँ आज के डेट में एलिफेंट से कम 3 to 4 टाइम्स बड़ा होता था। एक मूवी देखा था मैंने, 10,000 BC। आप लोगों ने देखा? एक हॉलीवुड मूवी, बहुत अच्छा मूवी है, 10,000 BC। देखा किसी ने? अरे नहीं देखा तो देखना सर, वहां पर मैमथ का मैमथ दिखाया था बहुत अच्छे से, और एक लव स्टोरी भी है और साथ में एडवेंचर भी है, मजा आ गया था। जो भी हो, चलो सर कोई बात नहीं। तो फिर एनवायरनमेंट समझने के लिए हम लोग क्या क्या मेन मैटर में बात करेंगे? ऐसे तो कुछ पॉइंट ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस था, बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके अंदर इंटरनल एक्सटर्नल, हाँ सर, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, फिर क्या आ जाएगा? पेस्टल एनालिसिस, इंटरेस्टिंग है, पेस्टल एनालिसिस बहुत इंटरेस्टिंग होगा। स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, अच्छा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर माइक्रो एंड मैक्रो, वाह, और इंतजार करो थोड़ा सा। इंटरनल स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स, हॉलिस्टिक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स, मजा आ जाएगा सर। ये सब डिटेल्स में बात करते हुए बहुत मजा आएगा, आज भी मजा आने वाला है, बहुत मजा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों से बहुत सारे प्रैक्टिकल मैटर्स में बात करने के लिए। सर आपके एक्साइटमेंट होने से क्या फायदा, जब तक हम लोग एक्साइटमेंट ना हो जाए, आप कितना भी चिल्ला लो फर्क नहीं पड़ता। वो तो मैं भी मानता हूँ सर। देखो सर, चार्ल्स डार्विन सेज it is not the strongest of the species that survive, and not the most intelligent, but the one most responsive to change, struggle for existence, survival of the fittest and origin of new species। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। एवरी ईयर ऑलमोस्ट 5 करोड़ बिजनेस दुनिया भर में आता है सर। एवरी ईयर ऑलमोस्ट 5 करोड़ बिजनेस पूरा वर्ल्ड वाइड, मतलब न्यू बॉर्न बिजनेस होता है, बट सर्वाइव कितना कर पाता है? सर्वाइव कर पाते हैं सर हार्डली 1,37,000 पर डे। ये स्टैटिस्टिक्स है, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स है, वहीं से लिया गया है। एवरी ईयर हार्डली 1,37,000 बिजनेस सर्वाइव कर सकता है आउट ऑफ 5 करोड़ वर्ल्ड वाइड, और 1,30,000 बिजनेस हर दिन बंद होता है, यानी एवरी डे 1,37,000 बिजनेस बेसिकली न्यू बॉर्न होता है इन सिंपल, एंड एवरी डे 1,30,000 बिजनेस बंद हो जाते हैं सर। आप समझ सकते हो कि बिजनेस करना आसान है क्या? सर आसान भी नहीं बोलना चाहिए, इट्स नॉट वेरी इजी एंड नॉट वेरी टफ ऑल्सो, इट्स डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट एनालिसिस, ठीक है। अगर आप एनवायरनमेंट को समझते हो, एडुकेशन है आपके अंदर, एडुकेशन इन द सेंस नॉलेज फॉर सर्वाइवल, एडुकेशन मतलब नॉट डिग्री, आप लोग डिग्री के साथ एडुकेशन को कंपेयर मत कीजिएगा, ठीक है। बिकॉज दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास डिग्री नहीं है, ठीक है, बट जिनके पास टॉप लेवल ऑफ कंपनीज है। आप जुकेरबर्ग को देख लो सर, मॉडर्न डे में, मैं पुराने जमाने में नहीं जाना चाहता, आप जुकेरबर्ग को देख लो, स्टीव जॉब्स को देख लो। अरे सर ये लोग ग्रेजुएट भी नहीं है, आप लोग जानते हैं क्या? हाँ सर, आप लोग तो मेरे से ज्यादा जानते होंगे। यस सर। हाँ, मार्क जुकेरबर्ग आप जानी। लोगों का
बहुत ही फेवरेट कोई होंगे, तो इसका मतलब कि आप लोग पढ़ाई करना छोड़ दोगे? अरे सर, पढ़ाई तो नॉलेज लेने का एक जरिया है। एडुकेशन इज जस्ट एक वे टू गेट नॉलेज। अब इसके लिए अगर आपको डिग्री मिल जाता है तो उसको क्यों छोड़ोगे? ले लो सर, ठीक है, लेकिन सिर्फ डिग्री के लिए मत पढ़ा करो। उससे अच्छा है घर में कुछ और काम किया करो। ओनली फॉर गेटिंग डिग्री एडुकेशन बेकार है, कोई मतलब नहीं होता। जैसे कल ही मेरे से एक जन का बात हो रहा था, अब ऐसे ही डिग्री लेके पढ़ा था, फिर बाद में नौकरी से निकाला गया, तो फिर अब बोल रहे सर अब क्या करें? हम बोले देखो सर, अगर पढ़ना चाहते हो और एकदम हार्डकोर चीज सीखना चाहते हो तो सीखो, अगर सिर्फ फिर से डिग्री चाहिए तो मत आओ। मैं उनको डायरेक्टली बोला। अब वही पॉइंट है, अगर डिग्री चाहिए तो सीरियसली मत पढ़ा करो। तो जुकरबर्ग ग्रेजुएट भी नहीं हुआ अभी तक, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था, सेकेंड ईयर मोस्ट प्रोबेबली फेलियर है, मतलब सेकेंड ईयर में जाके ड्रॉप आउट हो गया। रिसेंट है, ज्यादा पुराना बात नहीं है, हम लोगों से, मेरे से जस्ट 6-7 ईयर्स ओल्ड है सर। मतलब आप समझ सकते हो एकदम मॉडर्न एरा में है। इसको स्टीव जॉब्स को भी देख लो आप। स्टीव जॉब्स कौन है सर? इसको तो जानते होंगे आप लोग, गुजर गए सर, अभी नहीं है, अभी दुनिया में नहीं है, इनका डेथ हो चुका है। क्या किया सर स्टीव जॉब्स ने, बताओ तो जल्दी। iOS। मतलब बेसिकली एप्पल Apple। ना सर, एप्पल। एप्पल जिन्होंने बनाया, ये भी ड्रॉप आउट है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का ड्रॉप आउट है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहा था, पर इनका पेरेंट जो थे वो उनको जो खर्चा था उस एजुकेशन यूनिवर्सिटी का वो उठा नहीं पा रहा था, तो फीस ना देने के चक्कर में इनका ड्रॉप आउट हो गया। और फिर अमेरिका के एक हरे कृष्ण टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल होता है ना, जैसे हमारे मायापुर जो हेडक्वार्टर है इस्कॉन का, आई होप आप लोग सुने होंगे सर। तो वो मायापुर में अपने कैलिफोर्निया में भी ऐसे हरे कृष्ण टेम्पल है, मतलब इस्कॉन टेम्पल। वहां पर उनको खाने को मिल जाता था, गरीबी बहुत था इनका, तो ऐसे सिचुएशंस में उन्होंने पढ़ाई कर रहा था। फिर बाद में सिर्फ कैलीग्राफी का कोर्स, वो जो मतलब टेक्नोलॉजी फॉर टाइपिंग, ठीक है, वो जो टाइप वगैरह करते हैं ना हम लोग लैपटॉप मोबाइल में, बस उसी का नॉलेज मिला था फ्री कोर्स में। उसके बाद उन्होंने खुद ही एप्पल बनाया। तो सर बात समझो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, या फिर दुनिया में कोई भी हो, अगर आप नॉलेज हंटर हो, अगर आप नॉलेज के लिए पागल होते हो, नॉलेज सीकर्स हो, तो फिर आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, किसी भी एनवायरनमेंट में सेट हो सकते हो। और अगर आप सिर्फ डिग्री 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 करोगे, नॉलेज के साथ डिग्री इज ओके बट ओनली डिग्री इज नॉट ओके। सर मैं नहीं कहता, ये तो सिचुएशंस कहता है, और जितना और समय बीतता जाएगा हर किसी को समझ आ जाएगा। बट पता नहीं सर, समझते समझते इंडिया का क्या सिचुएशंस होगा। आई एम वेरी कंसर्न अबाउट दिस मैटर, बिकॉज करेंट इंडियन सोसाइटी का जो मतलब मेंटेलिटी है, इसको चेंज करना इतना आसान नहीं है, सीरियसली आसान नहीं है। मतलब कितना भी समझा दो, उतना इजीली कोई समझने वाला है नहीं। तो जो भी हो, चलो सर आगे बढ़े। तो लास्ट दिन हम लोग मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में बात किया था। फिर हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक के अंदर कॉम्प्लेक्स, डायनामिक, मल्टीफेसेटेड एंड एज वेल एज फार रीचिंग इम्पैक्ट के बारे में भी बात किया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट का ये कुछ फेमस कैरेक्टर है। सर आज क्या बोलेंगे? सर आज तो मैं आपको बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। वेट करना सर अदानी का केस स्टडीज के लिए, अदानी का केस स्टडीज होगा बिजनेस एनवायरनमेंट में, मजा आ जाएगा सर। रेडी भी रखा मैं आप लोगों के लिए अदानी, ये देखो सर, दिस इज अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या कहता है बिजनेस? बिजनेस कहता है सर, आवर कंपनी इंटेंड्स टू इमर्ज एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट कंपनी। ये अभी इंडिया का लार्जेस्ट है, बट ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बनना चाहता है। कौन सर? बोलो, कौन बनना चाहता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट? अदानी सर। इंडिया का लार्जेस्ट है, बट ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बनना चाहता है। अब क्यों? बिकॉज बिजनेस करता है, बिजनेस करता है तो कौन नहीं चाहता? आप नहीं चाहते बेस्ट बने? ये भी चाहते हैं बेस्ट बने। ये बेस्ट बनेगा तो आप भी बेस्ट बन जाओगे। क्यों सर? बिकॉज अल्टीमेटली यही सब ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आप लोग जैसे सीए सीएमए का बोलवाला है, ठीक है, या फिर इंजीनियर्स का बोलवाला है, जिसको भी मतलब जो भी पढ़ाई कर रहे हैं आज के डेट में, अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, वो हर कोई अपना मतलब जो भी टैलेंट है वो शो करने का जगह यहीं पर मिलेगा। तो ये अदानी पोर्ट का है, अदानी का ऐसे बहुत सारा बिजनेस है। दिस इज अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब मैं आपको बस क्या शेयर करने वाला हूँ आज एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस के साथ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था सर 1998 में, ठीक है। अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन 1998 में बिजनेस फील्ड में आया है। उसके बाद धीरे 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 ये अपना बिजनेस को ग्रो किया, और अभी कंपनी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट कंपनी में इमर्ज होकर आ रहा है, ठीक है।
बोल्डनेस ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग, मतलब अगर आप किसी भी चीज में एक बोल्डनेस रखते हो ना, वो हर चीज बदल सकता है इफ यू रियली वांट। जैसे अदानी ने करके दिखाया। सर कैसे आपको पता है अदानी ने करके दिखाया? सर बहुत सारा एग्जांपल, ये तो एनुअल रिपोर्ट है कंपनी का। मैं नॉर्मली स्टॉक मार्केट क्लास में, बिजनेस में जो लोग इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, या फिर फाइनल लेवल के क्लास में जो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं, उनको मैं ये सब चीजें पढ़ाता रहता हूँ। लेकिन सर मैं आप लोगों के साथ थोड़ा अलग पहलू में बात करूंगा। मेरा पहलू थोड़ा इधर अलग है, मतलब यहाँ पर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटेड बात करूंगा। है बेसिक बातें, बट इम्पैक्ट बहुत बहुत दूर का है। ठीक है, तो दैट इज द मेन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग टुडे कि क्या सीखने वाले हैं हम लोग। तो अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में आपको शायद आइडिया नहीं है, बट वो आइडिया भी आपको होना चाहिए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक। सो उसके बारे में बात करूंगा। वेट कर जाओ सर, थोड़ा सा वेट कर जाओ सर। तो पहले ना मैं आपको कुछ किताबी बातें बोलूं, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल कनेक्शन बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं आपको जस्ट सिंपल दिखाना चाहूं तो आपको मैं ये देखो सर, इनका बिजनेस एनवायरनमेंट का ये डेटा देखो सर। ये अदानी का रिसेंट बिजनेस कैपेसिटी है, नॉट जोकिंग सर। आपको दिखाई दे रहा है सर मैप? क्या आप लोगों को मैप दिख रहा है? यस सर। ये करेंटली अदानी का बिजनेस का कैपेसिटी है। आप लोग तो जानते ही हो सर, इंडिया में मेनली दो कोस्ट है, बेसिकली तीन कोस्टल लाइन है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए ईस्ट एंड वेस्ट, बिकॉज साउथ कोस्ट में बहुत ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है, बिकॉज साउथ पार्ट ऑफ इंडिया मतलब क्या हो कि पेनिनसुलर जैसा हो गया ना। पेनिनसुलर मीन्स वहां पर आके ऐसा हो गया कि खत्म जैसा हो गया, ऐसा ऐसा देखने में हो जाता है। तो जो साउथ पार्ट है उसको ईस्ट एंड वेस्ट का बेसिकली वो एक जंक्चर पॉइंट है, तो वो उसको लेके इतना चिंता करने का जरूरत नहीं है। मेन बात ये है सर, अगर आप थोड़ा सा देखो कि ये अदानी पोर्ट ने रिसेंट लेवल में वेस्ट कोस्ट में, मतलब इंडिया का जो पश्चिम किनारा है सर, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट में कितना सारा पोर्ट बनाया और कितना कैपेसिटी का बिजनेस करता है। पोर्ट का काम क्या है? इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फिर डोमेस्टिक बिजनेस का जो भी शिपिंग वगैरह होता है उसको लेके काम करना। तो इफ यू लुक हियर 335 मिलियन मेट्रिक टन का वेस्ट कोस्ट का कैपेसिटी है, 335 मिलियन मेट्रिक टन का। और ईस्ट कोस्ट के थ्रू से थोड़ा अभी कम है, बट इसमें भी ग्रोथ है अभी, 163 मिलियन मेट्रिक टन। ईस्ट कोस्ट मीन्स दिस एरिया, ओके, एंड वेस्ट कोस्ट मीन्स फ्रॉम दिस एरिया, मतलब गुजरात से लेके दिस एरिया। एंड देयर इज ए मुंद्रा। आप लोगों को मुंद्रा दिखाई दे रहा है सर? हाँ सर, आप लोगों को मुंद्रा दिखाई दे रहा है? ये मुंद्रा जो है गुजरात में, मुंद्रा इज इंडियाज लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट बाय वॉल्यूम, लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट बाय वॉल्यूम। एक बात कह दूं आप लोगों को, आप लोगों को पता है सर, जो लोग वेस्ट बंगाल से हो या फिर जो लोग ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया से हो, दे ऑल लव कोलकाता। आई नो सर, दे ऑल लव कोलकाता। इवन जो लोग कोलकाता से है वो तो कोलकाता को प्यार जरूर करते हैं। अरे करते कि नहीं करते? यस सर। ऑब्वियसली सर, कोलकाता के चाहने वाले कोलकाता में भी मिलता है और ईस्टर्न पार्ट्स में भी मिलता है। आई नो सर। सर आप नहीं चाहते? अरे क्यों नहीं चाहेंगे सर, मेरा अपना स्टेट्स का कैपिटल है, मैं क्यों नहीं चाहूंगा। लेकिन सर क्या कोलकाता आज के डेट में इंडिया का टॉप सिटी में से है? एक टॉप 10 में ऑब्वियसली है, बट आप लोगों को नहीं लगता कि कोलकाता ग्लोरी पहले से कम हो गया है? हाँ सर, सच बताना। कोलकाता का जो ग्लोरी है, कोलकाता का जो बिजनेस है, कोलकाता का जो मतलब जो जिस तरह का कोलकाता हुआ करता था वो आज के कोलकाता में नहीं है ना? हाँ सर। लेकिन अगर आप ऑपोजिट में देखो, एक टाइम था जब कोलकाता पूरा वर्ल्ड में धूम मचाया था, है ना? एक टाइम था पूरा वर्ल्ड में धूम मचाया था। आज क्यों नहीं है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट कि कोलकाता का ये धूम मचाने के पीछे मेन कारण क्या था? पोर्ट। पता है आप लोगों को? सर बात समझ में आ रहा है कुछ? कोलकाता का ये जो धूम मचा था, इसके पीछे मतलब कोलकाता जो वर्ल्ड में एक इतना इंपॉर्टेंट सिटी के हिसाब से दुनिया भर में अपना पहचान बनाया था, और उसके बाद ब्रिटिश ने आके कोलकाता को अपना कैपिटल बनाया, ठीक है। वो अलग बात कि उनको कैपिटल बनाना नहीं देना चाहिए था सर एकदम नहीं देना चाहिए था, खत्म करके चला गया। लेकिन उससे पहले, ब्रिटिश आने से पहले ही कोलकाता काफी ज्यादा डेवलप था। अगर उस टाइम पे एक्चुअली कोलकाता में एग्जैक्टली जो आज का कोलकाता है वो उतना पॉपुलर नहीं था। ये आप लोग दीघा जानते हो सर? है ना, दीघा तो जानते होंगे।
दीघा के पास ये अपना है, मन्नन है दीघा से, मन्नन का घर है यहाँ पर। मन्नन को पता होगा, मन्नन या कांथी के पास एक पोर्ट है, दीघा कांथी के पास, हिजली बोल के, जानता है तू? खेजूरी हिजली। है सर। है सर। हाँ, हिजली बोल के एरिया है, खेजूरी हिजली, जानता है? है सर। वेरी गुड सर। ये खेजूरी या हिजली पोर्ट बहुत पुराना, इवन उससे भी पहले, ये तो रिसेंट मतलब ब्रिटिश आने से पहले का बात कर रहा हूँ। बिफोर दैट आप लोग ताम्रलिप्तो का नाम सुने हो सर, पुराने जमाने में? है सर। हाँ सर। ताम्रलिप्तो मतलब जो जिसका आज का मॉडर्न डे नाम है सर तुमलुक, ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट टाउन है सर तुमलुक, वो भी एक्चुअली पोर्ट टाउन हुआ करता था सर। क्यों ये सब आज के डेट में हल्दिया है? हल्दिया से काफी पहले, मतलब मैं आज से 3000 साल पुराना बात कर रहा हूँ, 3000 बीसी, मतलब 3000 मतलब ख्रिस्ट से और भी 300 इयर्स बैक, मतलब 365 बीसी ऑलमोस्ट, ऐसा समय का बात कर रहा हूँ। क्यों बात कर रहा हूँ सर? मैं आपको बिजनेस एनवायरनमेंट बताना चाहता हूँ। यहाँ पर ये जो कांथी दीघा देख रहे हो ना सर, ये सब एक शहर का पार्ट था, और उस टाइम पे वो जो सिटी का नाम मैं ले रहा हूँ, वो सिटी कोई छोटा मोटा सिटी नहीं हुआ करता था, सब बिग सिटी। दिखाई दे रहा है सर तमलुक? देखो तो। है सर। फिर बाद में जब ब्रिटिश आया, वो धीरे धीरे अपना बिजनेस का एरिया, बिकॉज तब यहाँ पर थोड़ा सा वो ड्यू टू बेसिकली साइक्लोन वगैरह के कारण ये सब नष्ट हो गया सब। आफ्टर दैट जब ब्रिटिश आया, उनको पता था, बिकॉज दे ऑल नो द हिस्ट्री ऑफ द बंगाल एरिया, एंड फिर वो लोगों को पता था कि गैंजेस किस तरह से इस एरिया को फर्टाइल बना के रखा है, और यहाँ पर क्या मिलता है, कि किस तरह का डेवलपमेंट हो सकता है। और उसके बाद उन्होंने अपना पोर्ट बनाया कोलकाता में, और फिर कोलकाता पोर्ट के थ्रू से पूरा वर्ल्ड वाइड उन्होंने अपना बिजनेस को स्प्रेड किया। किया कि नहीं किया सर? बोलो सर। है सर। यस ना? तो इसका मतलब एक सिंपल बात हो गया ना सर, कि क्योंकि ब्रिटिश ने कोलकाता का बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा था, तभी जाके उन्होंने पूरा वर्ल्ड वाइड अपना जो परचम लहराया था, परचम लहराना समझते हो ना, अपना जो कॉलोनी बनाया था पूरा वर्ल्ड को, कोलकाता को बेस बना के, मजाक नहीं है सर, इट्स नॉट अ जोक। कोलकाता को बनाया अपना बेस, और पूरा का पूरा वर्ल्ड, स्पेशली दिस पार्ट, इतना एरिया में ब्रिटिश का सबसे बड़ा, ये पूरा एरिया आप समझ सकते हो, दिस होल एरिया ब्रिटिश ने पूरा ले लिया था। यस और नो? और Yes, उसमें sir. कैपिटल क्या था? यस सर। कोलकाता। कोलकाता। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, ओनली अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, एक ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने सिर्फ बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा, और पूरा का पूरा वर्ल्ड को अपने मतलब पैरों तले रख दिया एक तरह से। और वो भी लास्ट ज्यादा ज्यादा पुराना कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं आप लोगों को, इट्स जस्ट 200 इयर्स बैक। हाँ, ऐसा कहा जाता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में कभी सन सेट नहीं होता, मतलब कभी सूर्य अस्त नहीं जाता, ऐसा कहा जाता था हमेशा। इतना पैसा, इतना बिजनेस, इतना ज्यादा। आज का जो इंग्लैंड है वो किसके पैसे से बना हुआ है? आज का जो यूके है, ये जो यूके जहां से ये ब्रिटिश लोग आया था, दिस इज यूके। ये यूके का जो आज के डेट में जितना भी पैसा आज भी है इनके पास, इज जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया। साइज देखो, हार्डली यूपी के साइज के समान होगा यूके का साइज। इतना छोटा सा कंट्री का कुछ लोग आके पूरा भारत को, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अपने अंदर रखा। क्यों? जस्ट बिजनेस एनवायरनमेंट के थ्रू से। कोई मारपीट बाद में किया, बट मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मारपीट से नहीं जाता, कंट्रोवर्सी नहीं करना है। टुडेज डिस्कशन इज ऑल अबाउट बिजनेस, ठीक है? शोषण, किसको कितना मारा, किसको जेल में डाला, वो दूसरा बात, बट मैं आज बात कर रहा हूँ बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो सिमिलरली आज के डेट में अदानी का जो ये पोर्ट बिजनेस है, ये डेवलप होना कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। क्योंकि सर गवर्नमेंट लेवल में हमारे इंडिया में कुछ हो नहीं सकता, तो प्राइवेट लेवल में ही हो जाए। तो जितना अदानी का ग्रोथ होगा, आई एम नॉट जोकिंग, उतना इंडिया का ग्रोथ होगा सर। प्रमाण दिखाओ, दिखाएंगे, प्रमाण भी दिखाएंगे, बट बिफोर दैट चलो सर किताबी बातें पढ़ लेते हैं। There is a close and continuous interaction between business and its environment.
बिजनेस एंड उसका एनवायरनमेंट में बहुत क्लोज एंड कंटिन्यूअस इंटरेक्शन है. This interaction helps in strengthening the business farm and using its resources more effectively. It helps the business in the following ways: determining opportunities and threats. अगर आप एनवायरनमेंट को समझोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी भी पता चलेगा और थ्रेट को भी समझ पाओगे. हर एक एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ साथ थ्रेट भी लाता है कि नहीं लाता? हर एक अपॉर्चुनिटी थ्रेट के साथ, अपॉर्चुनिटी के साथ साथ थ्रेट लाते हैं. सर कैसे? एग्जांपल दो. कोई बता सकते हो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट कैसे साथ साथ आ सकता है? जैसे अगर मैं आपको कोलकाता एरिया में बात कर रहा था, ये जो गैंजेस डेल्टा है, बेसिकली दिस इज कॉल्ड गैंजेस डेल्टा, है ना सर? ये जो कोलकाता एंड सुंदरबन एरिया है, ये जो एरिया आपको तब से मैं दिखा रहा हूँ, ये इवन इंक्लूडिंग बांग्लादेश ऑल्सो. उस टाइम पे तो बांग्लादेश कुछ अलग नहीं था, ठीक है, वो तो बाद में थोड़ा सा अलग कारण से हुआ है, चलो उसमें नहीं जाते. बट व्हाटएवर, ये जो टोटल बंगाल एरिया है, दिस इज टोटल बंगाल एरिया. देखो यहाँ पर हर जगह में बंगाली में ही आपको नाम लिखा दिखेगा, इंक्लूडिंग बांग्लादेश एंड टुडेज वेस्ट बंगाल. तो ये जो टोटल बांग्ला है, इस टोटल बांग्ला में स्पेशलिटी क्या था? इसका फर्टाइल लैंड, है ना सर? इतना फर्टाइल लैंड कहा जाता है कि दुनिया में और किसी भी कंट्री में नहीं है. सर क्या बात करते हो सर? सर गारंटी है, ढूंढ के देख लो, रिसर्च करके देख लो, इतना फर्टाइल लैंड वर्ल्ड में और किसी भी कंट्री में नहीं है, इतना ज्यादा. एडम स्मिथ कौन है सर? इकोनॉमिक्स का फादर है ना, मॉडर्न डे का फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को. एडम स्मिथ का जो किताब है ना, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस, अगर आप वो किताब कभी पढ़ोगे, उस किताब में 1776 में जो किताब उन्होंने लिखा था, 73 और 76, 76 इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस में उन्होंने बता के रखा है. आप चाहो तो पढ़ सकते हो. इवन अगर आप एडम स्मिथ का किताब नहीं पढ़ सकते तो कम से कम एपीजे अब्दुल कलाम सर का ये किताब तो पढ़ ही सकते हो. एडम स्मिथ का किताब बहुत बड़ा हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा आप लोगों को, बट अगर हो सके तो एपीजे अब्दुल कलाम सर का ये किताब पढ़ लीजिएगा, विजन 2020. पढ़े हो किसी ने? ये एपीजे अब्दुल कलाम सर का लास्ट किताब लिखा हुआ है. एपीजे अब्दुल कलाम सर का लास्ट किताब लिखा हुआ किताब है विजन 2020. हो सके तो पढ़ लेना सर. यहाँ पर भी उन्होंने एडम स्मिथ सर का वो मतलब जो पॉइंट है उसके बारे में बताया. दिस इज द इंडिया 2020 एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है. ये उनका लास्ट लिखा किताब है, उनके डेथ से कुछ ही साल पहले, 2 साल मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने लिख के गया था. और वहां पर भी उन्होंने एडम स्मिथ सर का वो वाला बात को बता के गया कि बंगाल रीजन इज वर्ल्ड्स मोस्ट फर्टाइल एरिया इन द वर्ल्ड. बट सर ये तो अपॉर्चुनिटी हो गया किसी भी कंपनी या किसी भी स्टेट्स या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी. यस और नो? बोलो सर. तभी तो ब्रिटिश को इतना ज्यादा ग्रीडीनेस आया था कि भाई बंगाल को रूल करेंगे, और बंगाल को करते करते, बिकॉज पूरा बंगाल रीजन से भारत को बहुत ज्यादा कुछ मिल जाता था, तो इसलिए धीरे धीरे ही सही बंगाल को रूल करते करते ब्रिटिश ने पूरा का पूरा भारत को रूल कर डाला, और फिर पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट को. तो अपॉर्चुनिटी तो दिखा सर, साथ में थ्रेट क्या है? थ्रेट क्या है बताओ जल्दी. अपॉर्चुनिटी अंडरस्टैंड हो गया सर, थ्रेट क्या है नेचर वाइज ही बताओ सर. मैं नेचर वाइज ही बता रहा हूं, जियोग्राफिकल कंडीशन वाइज क्या थ्रेट है? सर वाटर. हाँ वाटर क्या ज्यादा? नहीं सर, वो मतलब डर रहेगा वो सुनामी और इसका. हाँ सुनामी वगैरह. वेरी गुड. सुनामी तो नहीं होता सर, साइक्लोन होता है सर. मतलब वही साइक्लोन. वेरी गुड सर. दिस जोन, ये जो जोन है ना सर, ये वर्ल्ड का सबसे भयंकर साइक्लोनिक एरिया है सब. इतना ज्यादा साइक्लोन वर्ल्ड में बहुत कम जगह में होता है. ये जो हर साल 2-3 साइक्लोन तो आप लोग देख ही लेते हो. इवन साथ में उड़ीसा को भी जोड़ देना चाहिए, नॉट जस्ट बंगाल उड़ीसा, ये जो एरिया है, दिस इज द मोस्ट साइक्लोनिक प्रोन एरिया इन द वर्ल्ड. ये प्रॉब्लम है. साइक्लोन के साथ साथ ओवर मतलब जरूरत से ज्यादा रेन, और रेन के कारण फ्लड का प्रॉब्लम. फर्टाइल है बट फ्लड भी है, ठीक है. अगर आप बांग्लादेश को थोड़ा नजर डालोगे, बांग्लादेश में ये जो रिवर है ना ब्रह्मपुत्र, मतलब रिवर का नाम है मेघना. बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर ना
पद्मा और मेघना के साथ कहा जाता है। जस्ट लुक दिस, ये रिवर के दोनों रिवर, ये एक पौधा है, मतलब जो हमारे यहाँ पर गंगा है, ठीक है, गंगा इधर पौधा नाम में एंट्री लिया है, और ये आसाम से मेघालय के जस्ट ऊपर से ब्रह्मपुत्र रिवर दोनों मिलता है, और फिर ढाका के आसपास में मेघना नाम लेके ये आगे बढ़ता है। इतना पानी लेके आगे बढ़ता है ना सर, बांग्लादेश में कितना बड़ा बड़ा जहाज चलता है आप देख लेना, ठीक है, तो आप समझ जाओगे कितना बड़ा बड़ा मतलब चलता है। तो इसका मतलब यही है कि बहुत ज्यादा टू मच वाटर अब फ्लड का भी प्रॉब्लम करता है। तो अपॉर्चुनिटी के साथ साथ थ्रेट भी आ गया, तो थ्रेट तो होगा, तो ये प्रॉब्लम है सब। लेकिन प्रॉब्लम तो हमेशा कुछ ना कुछ साथ में देता भी है ना, तो ये अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को आपको समझना पड़ेगा, जो ब्रिटिश ने उस टाइम पे समझा था। तो दिस इज द पॉइंट सर। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, अब बिजनेस आप उसी से बनाओगे जो नेचर ने आपको दिया है। अब नेचर को मतलब बेसिकली स्कैन करना, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस उसको स्कैन कर सकते हो। सर आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है? मैं थोड़ा ऑब्वियसली आप लोगों को थोड़ा सा हिस्टोरिकल कहानी के साथ बता रहा हूँ, बट मैं कोई गलत डेटा के साथ नहीं बता रहा हूँ। मतलब ये एग्जैक्टली जो होके रखा है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या आप लोगों को समझ में आया सर? ये डिटरमाइनिंग Yes, sir. अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। हाँ सर। थैंक यू सर। बिकॉज ये समझना ना, ये बिजनेस एनवायरनमेंट कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की तरह मत समझो यार। अगर आप लोग इसको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की तरह सोचोगे ना, तो ये सब्जेक्ट का कोई मतलब ही नहीं होता। ये क्यों पढ़ाएगा फिर बिजनेस स्टडीज या बिजनेस एनवायरनमेंट? ये सब पढ़ने के पीछे क्या रीजन होगा? ये ऐसे ही तुमको नहीं पढ़ाते हैं। इसको पढ़ाते इसलिए है ताकि आप लोग बिजनेसमैन को समझो, आप लोग बिजनेस एनवायरनमेंट को समझो। बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या सीएस वाले को क्यों बनाया जाता है? डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस के लिए बनाए जाते हैं। तो इफ यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट बिल्ड होता है। सर आगे बढ़ो सर। ओके सर, गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। सर गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? द इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट enables the business to identify the areas of growth। क्या सर समझ आ रहा है? मैं आपको ब्रिटिश भी बता रहा हूं, साथ में मैं आपको अदानी भी बता रहा हूं। अब अदानी के बारे में आप सोच लो, अब ब्रिटिश का कहानी तो आपको पता चल ही गया। अब अदानी के बारे में सोचो। अगर आप एनवायरनमेंट को एनालाइज कर सकते हो, तो आप बिजनेस का ग्रोथ को भी समझ सकते हो ना, एक्सपेंशन ऑफ देयर एक्टिविटीज। once the company knows the changes happening around it, it can plan and strategies to fight it off and emerge a successful business। जैसे कि अदानी ने करके डाला, जैसे कि अदानी ने कर डाला। अब अदानी को देखो, कहाँ गया अदानी हमारा? अरे भाई निकल जाओ, कहाँ है? ये रहा अदानी। अदानी को देखो सर। सर आप बोलोगे सर ईस्टर्न कोस्ट से वेस्टर्न कोस्ट में ज्यादा क्यों है बोलो तो, इसके पीछे भी जियोग्राफिकल रीजन है। ईस्ट कोस्ट में पोर्ट बनाना थोड़ा मुश्किल है ड्यू टू टू मच साइक्लोन। ईस्टर्न कोस्ट जो है ना भारत का, ये जो एरिया है इंडिया का, जो दिस एरिया है, ये कोस्ट में पोर्ट बनाना ज्यादा मुश्किल का काम है। क्यों बोलो तो, बता सकते हो सर? सर साइक्लोन। सर बिकॉज ऑफ द साइक्लोन। ये सर जरूरत से ज्यादा साइक्लोन होता है। वाटर की बहुत एग्जैक्टली। लेकिन सर अगर आप कंपेरेटिवली अगर आप वेस्ट कोस्ट को देखो, ये जो पार्ट है, इवन सबसे बड़ा पोर्ट आज कहाँ बना है? आज सबसे बड़ा पोर्ट कहाँ पर बना है? गुजरात में बनाया है, मुंद्रा में। ये वाला एरिया में ना पोर्ट का एक सुविधा क्या है, एक तो पानी जो है ना सर, वाटर को जो डीपनेस है, वो डीपनेस भी ज्यादा है पोर्ट के लिए, जो बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा डीप वाटर होगा समुद्र में, उतना अच्छे से आप पोर्ट बना पाओगे। एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट, इसीलिए अदानी ने देखो मुंद्रा में वर्ल्ड का सबसे बड़ा, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट मुंद्रा में बना दिया। ये देखो मुंद्रा इंडियाज लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट बाय वॉल्यूम, 264 मिलियन मैट्रिक टन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं। कंपेरेटिवली अगर आप ईस्टर्न कोस्ट में देखो, कोलकाता इज हियर, बट कोलकाता आज के डेट में एज सच कुछ नहीं है, मतलब बहुत ही खराब हालत है। कोलकाता अभी थोड़ा हल्दिया के थ्रू से करता है, बट हल्दिया का भी सिचुएशंस नॉट पहले की तरह नहीं है। कंपेरेटिवली ओडिशा में धमरा बोल के एक पोर्ट है, पोरबंदर, ये आपका पारादीप के साथ कनेक्टेड। फिर आपका वाइजैक पोर्ट अच्छा कर लेता है, बट उससे ज्यादा अच्छा बिजनेस कर लेता है सर कृष्णपत्तनम। ये रिसेंट एक्वायर किया है अदानी ने, कृष्णपत्तनम, कट्टुपल्ली, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा बिजनेस कर लेता है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ सर, ये एकदम रिसेंट एक्विजिशन है, जस्ट 1 मंथ भी नहीं हुआ होगा, मोस्ट प्रोबेबली 1 मंथ भी नहीं हुआ होगा। तो दिस इज हाउ बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर आप
मतलब समझ सकते हो तो आप अपने बिजनेस को भी प्रॉफिटेबल या ग्रोथ लेवल में लेके जा सकते हो। और अब बाकी आप देख सकते हो, नॉट जस्ट पोर्ट, नॉट जस्ट शी पोर्ट, ऑल्सो एयरपोर्ट। मुंबई एयरपोर्ट का 70% से ज्यादा शेयर होल्डिंग किसके पास हो गया? अदानी के पास हो गया। ठीक है, क्यों? बिकॉज ज्यादा प्रॉफिटेबल बना रहे। बाकी गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से जब हो रहा है ना, एयरपोर्ट अथॉरिटी लॉस मेकिंग कर दे रहा है, इसलिए गवर्नमेंट मतलब बाई बाउंड मतलब दे फोर्सफुली करना पड़ रहा है, बिकॉज लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस को चलाना मुश्किल है। इसलिए अगर कोई प्रॉफिट मेकिंग कर सकता है तो उसी को दे दिया जाएगा, और जो अदानी इस पर्टिकुलर काम में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, इसीलिए गवर्नमेंट भी उसको दे रहा है। अब पॉलिटिकल रिलेशंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो अदानी के पास करेंटली है। ठीक है सर। अब सर मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं सर, मैं किसी भी तरह का कंट्रोवर्शियल बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना, एक बिजनेसमैन का सक्सेसफुल बनने का पीछे जो भी कहानी है, मैं सिर्फ उसी के बारे में आप लोगों के साथ बात करूंगा। हर चीज का 2-3 पहलू जरूर होता है, बट हम लोग सिर्फ करेंटली एक ही पहलू में बात करेंगे, दैट इज बिजनेस। ओके, तो गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, आई होप यू अंडरस्टैंड सर। कंटिन्यूअस लर्निंग, यस सर। ऐसा नहीं कि एक बिजनेस में प्रॉफिट हो गया तो फिर आपको सीखने का मौका और नहीं लेना चाहिए। लर्निंग प्रोसेस इज ऑलवेज देयर। ऐसा तो नहीं होता है ना सर, विराट कोहली एक मैच में सेंचुरी बना देते हैं, फिर नेक्स्ट मैच में कोच से सजेशन लेना छोड़ देते हैं। हाँ सर, ऐसा होता है क्या? नहीं सर। ना सर। रेगुलर रेगुलर नेट प्रैक्टिस करता है, कोच से मतलब सजेशन भी लेता रहता है, अपने आप को और ठीक करता है। लेकिन हम लोग का क्या है ना कि किसी किसी को ऐसा फीलिंग होता है, कभी एक बार प्रॉफिट कर लिया तो अपने आप को ज्यादा होनू समझता है। होनू समझते हो सर? होनू इन द सेंस दे फील दैट दे आर बेस्ट इन दिस वर्ल्ड, यस सर। है ना? सर যত প্র্যাকটিস করবে এক্সপেরিয়েন্স তো ততই হবে। एग्जैक्टली सर। तो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस होता रहता है। अब अगर आप अपने आप को समय के साथ चेंज नहीं करोगे तो टिक नहीं पाओगे। वही डार्विन का जो थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जो कर पाएगा वही टिक पाएगा। टाटा बिरला अंबानी जैसा बिजनेस, टाटा मोर देन 100 ईयर्स बिजनेस कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा है। और हमारे घर के अगल बगल में देखो, रोज नया बिजनेस खुलता है और रोज न्यू बिजनेस बंद होता है। देखा आपने कभी? अरे देखा कि नहीं देखा? হ্যাঁ স্যার। यस हाँ, इसका मतलब টাটা उन्होंने আবার স্যার রেঞ্জ রোভার কিনে নিয়েছে, রেঞ্জ রোভার ল্যান্ড রোভার কিনে নিয়েছে। हाँ, वो तो पहले ही खरीदा, हो गया सर। लैंड रोवर, रेंज रोवर, वो तो पहले ही खरीदा। वो तो उसका भी कहानी है, आई विल डिस्कस, उसका भी कहानी है। चलो, आप लोग तो बहुत अच्छा खबर रखते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, इमेज बिल्डिंग। Environmental understanding helps the business organizations improving their image by showing their sensitivity to the environment in which they operate। आप जिस पर्टिकुलर आप बिजनेस एनवायरनमेंट में काम करते हो, आप उसकी तरफ सेंसिटिव तो रहोगे ना। फॉर एग्जांपल, in view of shortage of power, many companies have to set up captive power plants in their factories to meet their own power plant। मतलब अगर ओवरऑल एनवायरनमेंट में जैसे गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम है या फिर एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम है, तो बिजनेस को तो पावर का जरूरत है ना सर। थर्मल पावर हो या सोलर पावर हो, यू नीड पावर। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आपको करना ही होगा, चाहे हाइड्रो पावर हो। तो मैक्सिमम बड़े बड़े कंपनीज अपनी फैक्ट्री के अंदर कैप्टिव पावर मतलब अपनी सिस्टम पे पावर जनरेट कर देते हैं। रिलायंस के पास है, टाटा के पास भी है। बी इट गवर्नमेंट, कंज्यूमर्स और एनी इवन अपने इंडस्ट्री के अंदर पावर प्लांट बना के फिर वो बाकी सोसाइटी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ऐसा अदानी ने भी करके रखा, इसीलिए देखो ना बिजनेस भी बन चुका है। ये देखो, ऐसा अदानी तो मेनली पोर्ट वगैरह बिजनेस करता था, फिर बाद में अपने फैक्ट्री में जरूरत पड़ा तो फिर अदानी पावर बना दिया। अदानी पावर का शेयर मिल जाएगा आपको, दिखाई दे रहा है। गुजरात एरिया में पावर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अगर आप पावर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं, पावर जनरेट करते हैं। रिलायंस भी है, रिलायंस पावर का भी है, मतलब पहले खुद के लिए बनाया, ये रिलायंस पावर है, ठीक है। टाटा का भी है, टाटा पावर। सर क्या बात करते हो? अरे सर, जो ढूंढोगे वो मिलेगा, बस ढूंढो तो सही। ये सब शेयर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हुआ है रिसेंट ट्रेंड में। लास्ट 1 ईयर में डेवलपमेंट देखो सर, 40 का शेयर था 124 में आ गया। नीड समझ रहे हो सर, कितना सोसाइटी को नीड है, डिमांड है, तभी तो बिजनेस ग्रो कर रहा है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? हाँ सर। यस सर। दिस इज हाउ बिजनेस एनवायरनमेंट एक्चुअली वर्क्स इन रियल वर्ल्ड। ठीक है, बात सिर्फ किताबी नहीं है सर, बात एकदम रियलिटी है।
एंड मोस्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, मीटिंग कंपटीशंस। कंपटीशन को तो मीट करना होगा, जो भी मार्केट में कंपटीशन है उसको तो आपको मीट करना होगा ना सर। तो कंपटीशन को मीट करो, एकदम सिंपल बात है। मीटिंग कंपटीशंस क्या बात करता है सर? कहता है इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस टू एनालाइज कंपीटिटर स्ट्रेटेजीज एंड फॉर्मुलेट देयर ओन स्ट्रेटेजीज अकॉर्डिंगली। As discussed in above points, the idea of any business is to flourish and beat competition for its product and service. आप अपना प्रोडक्ट सर्विस को भी बीट करना चाहते हो, इवन आप अपने जो कॉम्पिटिटर है उसको भी बीट करना चाहते हो। जैसे टाटा पावर, रिलायंस पावर, अदानी पावर सभी कॉम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। इवन गवर्नमेंट तो है ही, गवर्नमेंट का पावर जनरेशन तो है ही, कितना सारा है। एनटीपीसी के नाम से जाना जाता है सर गवर्नमेंट का पावर। हमारे वेस्ट बंगाल में जो सबसे ज्यादा पावर चलता है वो सरकार का ही चलता है। नाम तो सुने होंगे सर एनटीपीसी का, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। आज के डेट में इंडिया में सबसे ज्यादा पावर सप्लाई गवर्नमेंट ही करता है सर, 84% ऑलमोस्ट 84% पावर सप्लाई गवर्नमेंट का ही है। दैट इज मतलब पावर जनरेशन एनटीपीसी। सबसे बड़ा प्लांट आसपास में हमारे यहाँ पर। बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो? স্যার এটা সিনেমা সে বেরিয়েছিল না 32 মিটার চালু তো 32 गुल मीटर चालू, हाँ सर, ওইটাতে তো দেখিয়েছিল। उसमें दिखाया था। হ্যাঁ ओके सर, तो एग्जैक्टली तो एनटीपीसी, इवन एनटीपीसी का हमारे आसपास में एनटीपीसी का सबसे बड़ा क्या है सर? केटीपीपी नाम सुने हो? ये वेस्ट बंगाल में जो लोग रहते हो दे मस्ट नो। कोलाघाट, इवन जब भी कभी ट्रेन में हावड़ा की तरफ आओगे कि कहीं से भी या कहीं से जाओगे तो आपको केटीपीपी जरूर दिखेगा। कोलाघाट थर्मल पावर प्लांट, ये वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा पावर प्लांट है करेंटली। और मैक्सिमम घर में जो अभी पंखा, लाइट, लैपटॉप चल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। अगर ये पावर प्लांट ना होता तो आपके घर में जो भी मॉडर्न फैसिलिटीज एंड एम्यूनिटीज है तो नहीं चलता। 6 यूनिट है इनके पास, ठीक है, 6 यूनिट है टोटल, ठीक है। और भी है साउथ में, नॉर्थ बंगाल में भी है, आसानसोल के वहां पर भी है, ठीक है। तो बहुत सारा है सर। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के नाम पे भी चलता है। ये रौनक को पता होगा, आसनसोल में है ना रौनक? यस सर। हाँ एग्जैक्टली। तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर, गवर्नमेंट तो है ही बट प्राइवेट बिजनेसमैन ऑल्सो अपने पार्ट का भी एनवायरनमेंट की तरफ से मतलब वो अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहा है, फिर उसको बिजनेस के लिए यूज भी कर रहा है। तो दिस इज हाउ। क्या पढ़ लिया हम लोग सर? स्टोरी सुनते सुनते क्या पढ़ लिए बोलो तो? स्टोरी सुनते सुनते हम लोग यही पढ़ लिए कि सर इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब फिर से एक बार पॉइंट याद दिलाओ क्या? चलो सर देख लो। डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, कंटिन्यूअस लर्निंग, इमेज बिल्डिंग एंड कॉम्पिटिटिवनेस। ओके, कॉम्पिटिटिवनेस बहुत जरूरी है। मीटिंग कॉम्पिटिशन बेसिकली सर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट्स एनवायरनमेंट। अब ये ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सबको समझ आ रहा है सब? यस सर। In relation to corporate enterprise, the external environment offers a range of opportunities, limitation, threats, pressures, and thereby influence the structure of functioning of the enterprise. अच्छा, currently हम लोग क्या है सर, बिजनेस, वर्ल्ड बिजनेस को हम लोग कंपनी, एंटरप्राइज, ऑर्गेनाइजेशंस ये सब इंटरचेंजेबली यूज करेंगे। मतलब वर्ल्ड ऑफ बिजनेस को हम लोग कंपनी, एंटरप्राइज, ऑर्गेनाइजेशन सब इंटरचेंजेबली यूज करेंगे बिकॉज हमारा मेन मुद्दा है बिजनेस एनवायरनमेंट। अब प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड सर, बिजनेस एनवायरनमेंट का जो साइकिल है वो कुछ ऐसे देखने में होते हैं। एनवायरनमेंट चारों तरफ है, बिजनेस उसके बीच में है। यस ना? एनवायरनमेंट चारों तरफ है, बिजनेस उसके बीच में है। जो बिजनेस वर्ल्ड है दैट इज इन दी सेंटर पॉइंट। अब एक्सचेंज ऑफ रिसोर्स देखो सर, और यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन देखो, इन्फ्लुएंस एंड पावर देखो। जिसका जितना इन्फ्लुएंस है, जिसका जितना इन्फ्लुएंसिंग पावर है, वो बिजनेस वर्ल्ड में उतना ज्यादा एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकता है। सर ये किस पावर का बात कर रहा है? सर एवरी तरह का, हर तरह का, पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिकल पावर, नॉलेज का पावर। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली नॉलेज पावर, ठीक है। बट नॉलेज के साथ साथ अगर आपका पॉलिटिकल पावर हो, अगर आपका इकोनॉमिकल पावर हो, हर तरह का पावर को पेस्टल एनालिसिस में बात करेंगे, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सोशल, जितना तरह का पावर आप यूज कर सकते हो वर्ल्ड में अपना झंडा गाड़ने के लिए, टू एस्टेब्लिश योर प्रेजेंस इन द वर्ल्ड, आप जितना तरह का एनालिसिस कर सकते हो, जितना तरह का इन्फ्लुएंस एंड पावर क्रिएट कर सकते हो, कर डालो सर।
बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपको दुनिया में एस्टेब्लिश होना है तो आपको एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ही करना होगा, और वो सारे के सारे चीज आपको एनवायरनमेंट से ही उठाना होगा, इसके बाहर कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज इन द एनवायरनमेंट। जियोग्राफी पढ़ा था आप लोगों ने बचपन में? हाँ सर, हाँ सर। बचपन में आप लोगों ने जियोग्राफी जरूर Yes, पढ़े sir. होंगे। किसी को अच्छा लगता था सर जियोग्राफी पढ़ना? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, या बेकार लगता था? सर अच्छा अच्छा लगा सर। अगर जियोग्राफी अच्छा लगता था तो बड़ा मजा आएगा, अगर बेकार लगता था तो अच्छा लगाना चालू कर दीजिए। बिकॉज जिसको जियोग्राफी का नॉलेज हो, ठीक है, एटलीस्ट इकोनॉमिकल जियोग्राफी समझ आ जाए बहुत बढ़िया है, नेचुरल जियोग्राफी समझ आए तो और बढ़िया है, ठीक है। तो जियोग्राफी का नॉलेज यूज करके आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर सकते हो। अब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल एज वी नीड टू अंडरस्टैंड एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर एज वेल एज मतलब दिस पॉइंट्स, ठीक है। अब इसको कैसे यूज करना है थोड़ा सा ध्यान से सुनना सर, एक एक पॉइंट। Exchange of informations. Business is all about exchange of informations. How? Organization scans the external environment. Organizations मतलब business world, okay? वो external environment को scan करेगा, variable elements को देखेगा, their behavior and changes को देखेगा, from where it generate important information and uses it for planning, decision making and control purpose. Much of the organizational structure and functioning is attuned the external environment information. Information generation is one way to get over the problems of uncertainty and complexity of external environment. Information is to be gathered on economic activity and market conditions, technological development, social and demographic factors, पॉलिटिकल गवर्नमेंटल पॉलिसीज। यही तो मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि अगर पावर जुटाना है तो उसी में पावर लगाओ, इंफॉर्मेशन भी गैदर करना है तो यही सब इंफॉर्मेशन गैदर करो। पूरा दुनिया इंफॉर्मेशन पे चलता है आज के डेट में। द एक्टिविटीज ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस एंड सो ऑन, बोथ करंट एंड प्रोजेक्टेड इंफॉर्मेशन, जो आज की डेट में है और जो हो सकता है, इट हैज टू मेंटेन ए फ्यूचरिस्टिक अप्रोच विद द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड। Apart from gathering information, the organization itself transmit information to several external agencies, either voluntarily या फिर inadvertently or legally, जो भी हो। Other organizations and individuals may be interested. Other organizations मतलब दूसरा कंपनी या individuals may be interested हो सकता है this kind of information exchange करने में। और आपके पास अगर इंफॉर्मेशन हो तो आप इंफॉर्मेशन दूसरे को दे के ही इनकम कर सकते हो, और क्या काम है सब। इंफॉर्मेशन दे के ही आपको पैसा मिल सकता है। हमारे देश में करेंटली जो सर्विस सेक्टर्स है सर, सर्विस सेक्टर्स इन द सेंस आईटी सेक्टर्स, आईटी सेक्टर्स है कि नहीं है बिजनेस में? है सर, আছে। आईटी सेक्टर्स में बड़ा बड़ा कंपनी का नाम बताओ जो इंडिया से है। बोलो सर, बिग कंपनीज इन आईटी सेक्टर्स इन इंडिया। अरे बहुत सारे हैं सर। टीसीएस, अरे नाम तो सुने होंगे। हेलो, हाँ सर। हाँ, टीसीएस, विप्रो, नाम नहीं सुना? हाँ सर। विप्रो, और क्या है, इन्फोसिस, ये सब तो बड़ा फेमस नाम है। ये आईटी बिजनेस में क्या करता है सर? बेसिकली इंफॉर्मेशन का काम करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करता, जस्ट इंफॉर्मेशन वगैरह का काम करते हैं। ये विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, वर्ल्ड वाइड जिन लोगों का बिजनेस होता है इंटरनेशनल लेवल में, स्पेशली यूएस बिजनेस, उनका जो भी बिजनेस डेटा है वो इंडिया के, हाँ, टेक महिंद्रा, यस, टेक महिंद्रा, यस सर, टेक महिंद्रा, यस, बहुत सारे हैं, मैं बस नाम लिया अभी समझने के लिए। HCL टेक्नोलॉजीज भी है। हाँ सर, HCL टेक्नोलॉजीज, वेरी गुड सर। तो बेसिकली कहना ही है सर, ये लोग बेसिकली इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। कहाँ से? कंपनी इनको इंफॉर्मेशन गैदर करने का, इंफॉर्मेशन या डेटा को मेंटेन करने का पैसा देते हैं। कौन? जिनका बिजनेस है। सपोज मानो यूएस में एक हॉस्पिटल्स है, उस हॉस्पिटल्स का जितना सारा डेटा है वो ये डेटा को मेंटेन करेगा इंडिया में बैठ के, और जब भी उस डेटा को जरूरत होगा वो डेटा को माइन करके उसको वापस करेगा। तो बेसिकली डेटा माइन करना, डेटा को रखना, उसको इंफॉर्मेशन में काउंट करना, यही काम होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी का। इन सिंपल यही है। सपोज एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, उसका बिजनेस चलता है यूएस में, और इंश्योरेंस का जितना सारा, किसका इंश्योरेंस है, कब मैच्योर करेगा, कितना प्रीमियम भरा है, कितना प्रीमियम बाकी है, उसको डेटाबेस करके मेंटेन करने का काम है इन लोगों का। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। किसी का इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डेटा है, किसी का जीएसटी का डेटा है, किसी का
हेल्थ इंश्योरेंस का है, किसी का दूसरा किसी बिजनेस का है, हर तरह का डेटा को मेंटेन करना, इसलिए इसका नाम क्या है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ बोलते हैं ना सर? क्या बोलते हैं? बीपीओ? सर बीपीओ। हाँ सर, तभी तो नाम है बीपीओ, बिकॉज ये लोग बिजनेस प्रोसेस करने में और बिजनेस का जो भी प्रोसेसिंग है उसको आउटसोर्स करता है, बाहर से लेते हैं और उनका काम को देखते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बीपीओ। सिंपल बात है सर, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करो, आधे से ज्यादा चीज समझ जाओगे। तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन पे एक इंटरेस्टिंग रियलिटी बाइट है, देखो इंटरेस्टिंग रियलिटी बाइट है। एनी डेटा हैविंग कमर्शियल इंपॉर्टेंस इज इंफॉर्मेशन, किसी भी डेटा जिसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस हो वो इंफॉर्मेशन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन गवर्नमेंट लॉ फॉर न्यू व्हीकल्स इंजन नॉर्म्स इन डेटा फॉर अ बिस्कुट मैन्युफैक्चर, चेंज इन गवर्नमेंट लॉ फॉर न्यू व्हीकल, जैसे न्यू व्हीकल के लिए एक चेंजेस आया ना इंजन में, अभी कौन सा इंजन चलता है सर गाड़ी में, आप लोग जानते होंगे? VS6 यस VS6 ये है ना? बी ना सर बी बी सर BS6 B for B? bat. B फॉर बैट, BS6 सही लिखा अभी देखो, यस सर हाँ हाँ सर। ठीक है BS6, ठीक है। चलो सर, मैं बोला ना आप लोग ज्यादा जानते हो। व्हीकल इंजन नाउ BS6 अभी न्यू इंजन डेटा है, अब जो गाड़ी में लगाना जरूरी है गवर्नमेंट ने बोल दिया इंजन का, ये इंजन का न्यू अपग्रेडेशन है जिसमें पोल्यूशन कम होता है ना? यस सर Yes sir. अब ये जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, जो ऑटोमोबाइल लाइक टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, उनके लिए ही क्या है? इंफॉर्मेशन है। बट सर जो बिस्किट मैन्युफैक्चरर है उनके लिए क्या है? जस्ट डेटा। व्हीकल इंजन का कॉन्सेप्ट बिस्किट मैन्युफैक्चरर के लिए जस्ट एक डेटा है, बट ऑटोमोबाइल के लिए ये एक इंफॉर्मेशन है। तो अब वही इंपॉर्टेंट हो गया ना सर, किसके लिए कौन सा चीज जरूरी है, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अगर आप एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को समझोगे तो फिर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझोगे। आप लोगों को पता है सर, ये जैसे VS6 इंजन के बारे में बात हुआ गवर्नमेंट लेवल में, तो ऑटोमोबाइल कंपनीज का बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम हुआ था, जानते हैं सर? BS6 इंजन के बारे में जैसे ही गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया, तो जो भी कंपनीज, पुराने कंपनीज के पास, जो भी कंपनीज के पास पुराना कार था, अब पुराना कार में न्यू इंजन लगाना होगा, नहीं तो मार्केट में सेल नहीं होगा। तो फिर जितना पुराना इंजन था उसको क्या करे, फिर उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाएगा, है ना? ओल्ड इंजन में एक्स्ट्रा कॉस्ट Yes, आ sir. जाएगा। तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उनके लिए एक चिंता का बात हो गया, बट वो भी कुछ कर नहीं सकते, जो हुआ है उसके साथ तो चलना उन्हें भी पड़ेगा। तो दैट इज द पॉइंट सर। तो इंफॉर्मेशन हर एक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अब उस इंफॉर्मेशन को जो समझे वो बिजनेस में उसको यूज करे। एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस, अगर आप एक्सचेंज ऑफ रिसोर्स को समझोगे तो भी आपको मजा आ जाएगा सर। अब देखो, अब रिसोर्स में बात हो रहा था तो अदानी हमारा केस स्टडी चल ही रहा है आज। अदानी क्या कर रहा है? हमारे देश का प्रोडक्ट को फॉरेन में लेके जा रहे हैं, ये सर नो, और फॉरेन का प्रोडक्ट को Yes, sir. इंडिया में लेके आ रहा है, यही तो कर रहे हैं ना। ये जो मिलियन मेट्रिक टन का क्या खेल चल रहा है? हाँ सर, रिसेंट ट्रेंड में इंडिया ने एक पर्टिकुलर पॉइंट में बहुत अच्छा बिजनेस किया, कोई बता सकते हो सर क्या? और उसमें अदानी का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है। इंडिया का एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो जिसके बारे में इंडिया का एक्सपोर्टिंग कभी अच्छा नहीं था, बट आज के डेट में इंडिया उसमें भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में, मतलब वर्ल्ड में अपना बेसिकली फ्लैग रख दिया। अब ग्रोथ कितना होगा वो समय बताएगा, बट फ्लैग रख दिया सर। क्या प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूं पता है सर? सर डिफेंस का प्रोडक्ट, ये जो बंदूक वगैरह होता है ना, जो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, फॉरेन से खरीदते हैं। इंडिया अभी तक जो भी डिफेंस का प्रोडक्ट होता है, वो डिफेंस का प्रोडक्ट में सर राशिया থেকে তো কেনে বোধহয় এসব গান। सर, अब वही तो चीज है ना सर, रशिया से और अमेरिका से हम लोग खरीदते थे, इवन फ्रांस से भी। अब इंडिया अपना प्रोडक्ट खुद बनाना चालू कर दिया, इच्छापुर गान फैक्ट्री। जस्ट इन इच्छापुर, बहुत सारे जगह है जहां पर वो बना रहे हैं, ठीक है। इच्छापुर हो या काशीपुर गान एंड सेल फैक्ट्री हो, ठीक है। बट इंडिया डिफेंस प्रोडक्ट को सेल करने में
अपना जो भी उसका डिफेंस एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। देखो सर, आप यहां से भी देख सकते हो, इकोनॉमिक टाइम्स का ही रिपोर्ट है, यू कैन सी इट हियर। इवन ये करंट गवर्नमेंट ने भी ये चीज बोला है, जो रिसेंट जो गवर्नमेंट अभी सेंट्रल लेवल में है, उन्होंने भी ये चीज मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में कहा था। और सीरियसली 2014-15 से बाद 35,770 करोड़ 777 करोड़ में इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट इंप्रूव हुआ है। इससे इंडिया का ग्रोथ हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग जो ज्यादा से हम लोग अभी भी मॉडर्न चीज तो अभी बना नहीं पा रहे, बट फिर भी स्पेशली अफ्रीकन नेशंस, म्यांमार को हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पहले सिर्फ लोगों से खरीदते थे, तो इससे इंडिया का जो भी इनकम होता है ना, उसका मैक्सिमम खर्चा तो डिफेंस में ही चला जाता है। तो इंडिया अपना प्रोडक्ट खुद बनाना चालू कर दिया और एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है सर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इनकम बढ़ रहा है, और इसमें जो भी हम लोग इंपोर्ट करते थे उसके साथ हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट हो जा रहा है। एक्सपैंडेड टू मोर देन 84 कंट्रीज, नॉट जस्ट वन कंट्री, 84 कंट्रीज के साथ इंडिया एक्सपोर्टिंग कर रहा है। अब रशिया के साथ बिजनेस इनका थोड़ा डाउन हुआ है, इसलिए रशिया थोड़ा गुस्सा है, बट क्या कर सकते हैं, कितना दिन लोगों का प्रोडक्ट लेते जाएंगे। इवन आपको एक डेटा शो करूं सर, देखो कहां चला गया इंडियन इकोनॉमी। देखो पहले एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करके देश का रिसोर्सेज में कितना चेंजेस आता है। सर आप लोग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व समझते हो? यस सर। क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बोलो। बोलो सर, बोलो सर। ये देखो इंडिया का एक्सपोर्ट, देखो दिखाई दे रहा है सर, जहां पर मेरा कर्सर है, इंडिया का एक्सपोर्ट दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। यस सर। कितना है सर इंडिया का एक्सपोर्ट? 2019-20 में इंडिया का एक्सपोर्ट बता रहे $313 बिलियन। दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। और इंडिया का इंपोर्ट देखो सर, कहाँ गया इंडिया का इंपोर्ट? उसके जस्ट नीचे 474 बिलियन। सर इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा करता है कि इंपोर्ट ज्यादा करता है, जल्दी बताओ। इंपोर्ट। इंपोर्ट ज्यादा करता है। इम्पोर्ट सर। तो इसका मतलब इसमें इंडिया का खर्चा ज्यादा हो जाता है कंपेरेटिवली। इंपोर्ट करने से देश का खर्चा है सर, इंपोर्ट ज्यादा। अगर आप फॉरेन से ज्यादा बेसिकली परचेस ज्यादा है, ये सेल ज्यादा है, सिंपल बात है। एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू सेल, है ना? एक्सपोर्ट का मतलब है सेल, सिंपल बात है। ये देश का सेल हो रहा है प्रोडक्ट का, और ये देश बाहर से परचेस कर रहा है। तो आपका परचेस 474 बिलियन का और आपका सेल 313 बिलियन का, तो ऑब्वियसली आप लॉस में हो, है ना? लेकिन सर ये डे बाय डे चेंज हो रहा है। इंडिया रिसेंट ट्रेंड में ये पर्टिकुलर पैटर्न पे अपने आप को काफी डेवलप किया है। अभी इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक्सपोर्ट करके अभी वर्ल्ड में हम 4th पोजीशन पे आ चुके हैं सर। क्या बात करते हो सर? डेटा देखो सर, कितना इंडिया का करंट फॉरेन रिजर्व है। फॉरेन रिजर्व कब होता है? जब हम फॉरेन को कुछ चीज सेल करके डॉलर में कमाते हैं। जब हम लोग फॉरेन में प्रोडक्ट सेल करके डॉलर में कमाते हैं, तब हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ता है। तो करेंटली डॉलर के हिसाब से हमारा रिजर्व वर्ल्ड के 4th हाईएस्ट रिजर्व है इंडिया का। आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? इसी महीने का डेटा है 9 जुलाई 2021, 611.895 बिलियन। जनरल नॉलेज भी है सर, समझ लो। 611.895 बिलियन का फॉरेन रिजर्व है इंडिया का, और वो भी वर्ल्ड का 4th हाईएस्ट। मतलब ये डे बाय डे इंडिया इंप्रूव कर रहा है। मतलब इंडिया का बिजनेस, इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ रहा है, और इसका मतलब हम लोग वर्ल्ड लेवल में बिजनेस एनवायरनमेंट को पहचानने में धीरे धीरे ही सही सक्सेसफुल बन रहे हैं। दिस इज ए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सर आज के डेट में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है जानते हो? जिस कंट्री के पास फॉरेन रिजर्व जितना ज्यादा, स्ट्रिक्ट सेंस ओनली फॉरेन करेंसी डिपॉजिट हेल्ड बाय नेशनल सेंट्रल बैंक, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मॉनेटरी अथॉरिटीज ऑफ दैट कंट्रीज, ठीक है, वो हमारे देश में जो फाइनेंशियल एसेट्स है, मतलब हमारे पॉकेट में जो पैसा छापता है ना सर, उसको रिजर्व के ऊपर डिपेंड करके ही छापा जाता है। मतलब मार्केट में कितना पैसा अवेलेबल होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, ये डिपेंड करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे। जिसके पास जितना रिजर्व होगा वो कंट्री उतना रिच बनेगा। ये कॉन्सेप्ट है। सर गोल्ड रिजर्व्स के ऊपर डिपेंड करता है ना फॉरेक्स? एग्जैक्टली कितना? देखो
ये देखो सर, वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। लुक हियर, रिजर्व करेंसीज, लुक हियर इन पॉपुलर यूजेज। ये देखो क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक्सक्लूडिंग गोल्ड, मतलब गोल्ड को छोड़ के भी और गोल्ड को लेके भी। अब फाइनेंशियल एसेट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आप ध्यान से देखना, फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स आर दी फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ सेंट्रल बैंक, ये आरबीआई का एसेट्स होते हैं, आरबीआई पैसा छापते हैं। हेल्ड इन डिफरेंट रिजर्व करेंसीज, वर्ल्ड में नॉर्मली डॉलर पॉपुलर है, कोई कोई कंट्री यूरो में भी रखता है, स्पेशली यूरोपियन नेशंस। जापानीज येन भी बहुत पॉपुलर है, स्विस फ्रैंको ये भी बहुत पॉपुलर है, फ्रैंक, पाउंड स्टर्लिंग ये भी है। विच आर यूज्ड इन बैक इट्स लाइबिलिटीज, जैसे हम लोगों का जो भी लाइबिलिटीज होता है उसके थ्रू से इसको, मतलब कंट्री का जो लाइबिलिटी है उसको इसको थ्रू से बैक किया जाता है कि जिस कंट्री के पास फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा होगा वो अपना लाइबिलिटी चुकता कर सकता है, तो इंटरनेशनल मार्केट से लोन उठाने में सुविधा होता है। लोकल करेंसी इशूड एंड वेरियस बैंक रिजर्व डिपॉजिटेड विद सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिफोर द एंड ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड्स। पहले गोल्ड स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा होता था, अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड्स है। गोल्ड वाज प्रेफर्ड रिजर्व करेंसी, पहले गोल्ड को ही प्रेफर्ड रिजर्व करेंसी माना जाता था, बट समय बदल रहा है, अब गोल्ड से निकल के हम लोग फॉरेक्स की तरफ बढ़ रहा है वर्ल्ड। Some nations are converting foreign exchange reserve into sovereign wealth funds which can rival foreign exchange reserve in size। मतलब आप समझ रहे हो, गोल्ड ऑलवेज रिजर्व के लिए जाना जाता था और गोल्ड के बेसिस में ही अभी भी पैसा छापा जाता है। इंडिया में भी जो हमारे पॉकेट में पैसा घूमता है दैट इज ऑन बेस्ड ऑन गोल्ड, बट नाउअडेज इट्स अ पॉपुलर कल्चर कि गोल्ड के साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिस कंट्री के पास जितना ज्यादा होगा वो कंट्री उतना रिच बनने को जा रहा है। ये समय आ गया है सर, ये सिचुएशंस क्रिएट हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर, समझ आ रहा है ना सर। ऐसे बाद में कभी मैं बात करूंगा आप लोगों से कि मतलब हमारे पॉकेट में जो पैसा होता है उसके पीछे का क्या रीजन है, कि कितना पैसा मार्केट में होगा, फिर अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से हम मार्केट से पैसा उठाते भी हैं, इनकम भी कर लेते हैं। बट पैसा कैसे छपता है, पैसा छपता है गोल्ड रिजर्व एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बेसिस में। आई विल डिस्कस, आरबीआई के साइड में जाके डिस्कस करूंगा, लेकिन सर अभी मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ बिकॉज एक साथ सब चीज बोलूंगा ना तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे। मैं तो बस एनवायरमेंट के बेसिस में ही बात कर रहा हूँ अभी। इवन अगर आप वर्ल्ड में देखो कि चाइना नंबर 1 है फॉरेक्स रिजर्व में, मतलब एक्सपोर्ट करने में माहिर माना जा रहा है। रिसेंट ट्रेंड में 32,066 यूएस मिलियन डॉलर का चेंजेस इसने किया। जापान का थोड़ा डाउन है बट अभी भी सेकंड में है। स्विट्जरलैंड थर्ड में है। इंडिया रशिया को बीट करके रिसेंटली सर, रशिया को बीट करके जस्ट जून महीने में, मोस्ट प्रोबेबली जून मंथ में, रिसेंट है सर, इंडिया रशिया को बीट करके 4th पॉइंट पे आ गया। दिखाई दिया सर, दिखाई दिया, बोलो। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एरिया है, आईएमएफ का डेटा है सर, ठीक है। मैं अपने बना हुआ डेटा नहीं बता रहा हूँ, ये आईएमएफ का डेटा है और मैं आपको आईएमएफ के डेटा से ही अभी बता रहा है। देखो द लिस्ट बिलो बेस्ड ऑन द लेटेस्ट अवेलेबल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डेटा, जो इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक जैसे हैं वैसा ही आईएमएफ है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में बात करूंगा वर्ल्ड बैंक आईएमएफ का, ठीक है, जो वर्ल्ड लेवल में किस तरह से मॉनेटरी फंड का इशू करता है, और सभी कंट्री इनका मेंबर्स होते हैं नॉर्मली, जो भी पॉपुलर कंट्रीज हैं, ठीक है सर। अब इकोनॉमिक्स में नहीं जाना है, बट दीज आर दी डेटा कि किसके पास कितना रिजर्व है, और रिजर्व जिसके पास जितना ज्यादा, जितना आप डॉलर, ऐसे ये बदमाश कंपनी मूवी में एक बहुत अच्छा बात कहता है, कहते हैं कि रुपीज में कमा के डॉलर में गवा के क्या फायदा, अगर गवाना हो तो डॉलर में कमा के रुपीज में कमाओ तो मजा आ जाए। कौन देखा है बदमाश कंपनी? यस सर, देखा? यस सर, यस सर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, वर्ड बड़ा मस्त है। हाँ, रुपीस में कमा के डॉलर में गवा के। সিনেমাটা আমার কাছে এখনো আছে, দেখতে থাকিস নাকি রোজই? না না রোজ তো কম্পিউটারে আছে। कंप्यूटर আছে, ओके। तो ये सब अगर कहीं से कुछ मिल जाए तो यूज कर लेना उसको, उसमें क्या है। अच्छा देखो, तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर, अदानी का बिजनेस का इंपॉर्टेंस कैसा, मतलब इंपॉर्टेंस ही दे रहा है आज की केस स्टडीज में, आपको समझ आ रहा होगा। तो एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। The organizations receive inputs, finance, materials, manpower, equipment from the external environment through the contractual and other arrangements. The resources are often categorized as 5 M's. Please याद रखना सर, resources क्या होता है उसको 5 M's बोलते हैं। Men, money, method, machine, material। याद रहेगा सर। एक्सचेंज क्या रिसोर्स होता है? एक्सचेंज मेन होता है, मनी होता है, मेथड होता है, मशीन होता है, मटेरियल होता है। इसको 5M कहा जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट में। मतलब
ओवरऑल, नॉट जस्ट इन इंडिया, ओवरऑल ऑल ओवर वर्ल्ड, ये सिर्फ इंटरनेशनल एजुकेशन है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, आप ये सब वर्ड यूज करो, सबको समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इंडिया में जहां पर वो इसी को समझ आएगा। दीज आर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। It sustains itself by employing the above inputs for involving producing output, product and services. The organizations interact with factor markets for purpose of getting its inputs. It competes sometimes, collaborates sometimes. कभी किसी के साथ compete करेगा, कभी किसी के साथ collaborate करेगा, कभी किसी के साथ मतलब other organizations के साथ। Process of ensuring consistent supply of inputs. The organization is dependent on external environment for disposal of its output. जो भी बनाएगा उसको बाहर में export करना है। Of product and services to wide range of clientele. This also an interaction process, perceiving the needs of the external environment and catering to them, satisfying the expectation and demands of the clientele group such as customers, employees, shareholders, creditors, suppliers, local community, general public, so on. सभी के लिए exchange of information, exchange of resources एक बहुत important point है। And lastly, exchange of influence and power. Try to understand this point. Exchange of influence and power. What is this? Power and influence. Another area of organizational, just a second sir, बारिश आ रहा है। Another area of organizational environment interaction is the exchange of power and influence. The external environment holds considerable power over the organizations, both by virtue of its being more inclusive as also by virtue of its command over resources. जिसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है वो वर्ल्ड वाइड अपने आप को उतना ज्यादा डेवलप कर पाता है, चाहे वो कंट्री वाइज देखो या कंपनी वाइज देखो। जैसे अदानी के पास पैसा ज्यादा है, ऑब्वियसली पैसा है, रिसोर्सेस है, ठीक है, इंडिया का सेकंड रिचेस्ट पर्सन है। तो वही देखो ना सर, देखो सर कितना कितना पोर्ट इन्होंने खरीदा अभी के रिसेंट ट्रेंड में। अब क्यों खरीदा? कोई बोलेगा सर गवर्नमेंट क्यों दे दिया, इतना प्राइवेटाइज अच्छा बात नहीं है। बहुत लोग इसको लेके बात करता है। सर गवर्नमेंट लेवल में तो लोगों को बिजनेस करना आता ही नहीं है ना। किसी को गवर्नमेंट, जैसे जो आईएएस आईपीएस बन के गवर्नमेंट लेवल में बिजनेस हैंडल करने जाते हैं, उनको तो ऐसा ही फीलिंग आता है कि भाई मेरे को तो एनुअल सैलरी मिल जाता है 1,50,000 का, मेरे को बिजनेस करने का क्या चिंता। आई विल गेट 2 लाख सैलरी, आई विल गेट 2,50,000 सैलरी, मैं सैलरी से खुश हूँ, मेरे को बिजनेस को डेवलप करने के पीछे चिंता नहीं करना है। लेकिन सर एक प्राइवेट बिजनेसमैन लॉस खाता है, दिमाग खराब होता है, फिर भी बिजनेस के पीछे पड़ा रहता है, चाहे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है उसका, बट गवर्नमेंट लेवल में ऑब्जेक्टिव बड़ा लैग है। इसीलिए गवर्नमेंट लेवल में बिजनेस सक्सेसफुल बनना बहुत मुश्किल का होता है। एटलीस्ट इन इंडिया अभी तक तो वही सिचुएशन है। कुछ कुछ एरिया में सक्सेसफुल है बट मैक्सिमम एरिया में फेलियर है। मैं सभी डेटा के साथ आपको बाद में दिखाऊंगा, बट जो भी हो कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है। मुंद्रा पोर्ट, धर्मा पोर्ट, बोलो सर कोई कुछ कहना चाहते हो? बोलो सर, एनी क्वेश्चन क्या? ओके सर, कितना सारा पोर्ट है देखो, दहेज पोर्ट, कट्टुपल्ली, टूना टर्मिनल, ये सब इसका कैपेसिटी, अगर हो सके तो आप लोग मेरे से ये एनुअल रिपोर्ट लेके रीड कर सकते हो। आपको अदानी के बारे में नॉलेज होगा तो आपको वर्ल्ड मतलब इंडिया का पोर्ट के बारे में नॉलेज होगा, और अगर आपको इंडिया का पोर्ट के बारे में नॉलेज होगा तो आपको इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कैपेसिटी के बारे में नॉलेज होगा। अगर आपको इंडियन एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में नॉलेज होगा तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में नॉलेज होगा, और अगर आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में नॉलेज होगा तो देश के बारे में नॉलेज होगा। और जब आप इंडिया को समझ जाओगे तो फिर आपका नॉलेज लेवल का जा रहा है सर, ओके, आपका नॉलेज लेवल का बन रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि एक कंपनी का डिस्कस करना मतलब सिर्फ कंपनी का डिस्कशन नहीं है। एक कंपनी का डिस्कशन मतलब ओवरऑल कंट्री का डिस्कशन। अल्टीमेटली बात कहीं ना कहीं वहीं पर पहुंच रहा है, अल्टीमेटली बात घूम फिर के वहीं पर पहुंच रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर। तो एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर, तो आपके पास जो रिसोर्सेस है उसको यूज करो, पावर में यूज करो, ठीक है। रियलिटी बाइट देखे सर, चलो रियलिटी बाइट देखे, थोड़ा और मजा आ जाए। एफएमसीजी कंपनी पतंजलि एंडोर्स्ड बाय बाबा रामदेव। अरे सुने कि नहीं सुने? रामदेव जी का भक्त हो ना हो, बट इनको तो जानते जरूर होंगे आप लोग, ठीक है। ऐसे मैं रामदेव बाबा का लीडरशिप का बड़ा भक्त हूँ। आई पर्सनली डोंट लाइक दिस रामदेव बाबा, बट इनका जो लीडरशिप है ना, इनका मैं बहुत मतलब फैन हूँ। मतलब जिस तरह का लीडरशिप इनको इन्होंने रखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई लीडरशिप रखना हो तो ऐसी तरह रखना चाहिए। एफएमसीजी कंपनी पतंजलि endorsed by बाबा रामदेव is now a big player in the industry, and सबसे मजा मुझे जिस चीज का खुशी होता है, just a second
ओके, मुझे इस बात का खुशी है, एक सेकेंड, कोई वेट कर रहा है क्या, कि इन्होंने वर्ल्ड फेमस जो इंटरनेशनल कंपनीज है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये कोई इंडियन कंपनी नहीं है सर। हिंदुस्तान यूनिलीवर जर्मन बेस्ड कंपनी है। ये जिस कंट्री में होता है, बहुत पुराना कंपनी है, उस कंट्री का नाम लेके बिजनेस करता है। आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है सर? एक्चुअली दिस कंपनी का एक्चुअल नाम है यूनिलीवर। यूनिलीवर कंपनी का नाम है यूनिलीवर लिमिटेड। इंडिया में है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान में पाकिस्तान यूनिलीवर, बांग्लादेश में बांग्लादेश यूनिलीवर, ऐसा नाम लेके बिजनेस करता है। आप क्या चाहते हो, फॉरेन कंपनी हमारे देश में आके लीड करे कि इंडियन कंपनी इंडिया में लीड करे? आपको क्या इंडियन पसंद है कंपनी, सर? हाँ सर, इंडियन कंपनी इंडिया इंडियन कंपनी। ऑब्वियसली इंडियन कंपनी इंडिया में लीड करे, यही मतलब अप्रोच होना चाहिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि एक योगी, एक बाबा, जो भी चाहे आपको उसको पसंद हो ना हो, दैट्स योर फुल्ली पर्सनल चॉइस। एक बार एक रिटेल स्टोर में गया था, तो मैं जाके पूछा कि दादा पतंजलि का नूडल्स होगा? तो बोलते हैं पतंजलि क्या है? मैं बोली बाबा रामदेव बाबा का कंपनी है, नाम सुने क्या? बोले वो भोंडो रामदेव बाबा कंपनी बनी नहीं है, ऐसा करके मेरे को बोल रहा है। ठीक है, तो मैं जस्ट उनको एक ही चीज बोला कि दादा कम से कम एक योगी तो बिजनेस बना लिया, हम लोग तो एक दुकान ओपन करके उसी को संभालने में जिंदगी बीत जाता है। क्या मैंने गलत बोला सर? हाँ, नो, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस यूज किया, उन्होंने अपना पावर को यूज किया। और क्या प्रॉब्लम है दूसरे को, ये जो मेंटेलिटी है ना, दूसरे का देख के जलना, आई डोंट लाइक दिस अप्रोच। अगर दूसरे का डेवलपमेंट देख के हम लोग सीखते नहीं है, सिर्फ जलते हैं। अब जलते जलते क्या होगा सर? जल जाओगे। हाँ, दूसरे आदमी घर, आपके घर के सामने बड़ा घर बनाएगा तो आप जलोगे तो उसका और अच्छा होगा। बट उसका घर देख के अगर आपके अंदर एक इंस्पिरेशन आए कि भाई मेरा भी ऐसा घर हो या फिर इससे भी बड़ा घर हो, तो ये आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी का काम करेगा। क्या सर मैं गलत हूं? हाँ, नहीं सर। नो सर। तो उस इंसान को मैंने बोला तो वो पहले तो जल गया, फिर बोले बाबा बाबा योग व्यायाम सिखा के बिजनेस कर लिया। अरे भाई तुम योग व्यायाम देख रहे हो, उन्होंने तो एनवायरनमेंट को एनालाइज कर लिया। हाँ, उन्होंने तो एनवायरनमेंट का एनालाइज कर लिया। उन्होंने देख लिया कि लोगों को ऐसे ही जो तबीयत खराब है वो एलोपैथी दवाई से कभी क्योर नहीं हो सकता। एलोपैथी मेडिसिन सर कभी भी किसी भी तरह का मतलब प्रॉब्लम को क्योर नहीं कर सकता, दबा सकता है। हमारे घर में, आपके घर में सभी लोग एलोपैथी यूज करते हैं, मेरे घर में भी यूज करते हैं, आपके घर में भी यूज करते हैं। एलोपैथी मेडिसिन एक ऐसा मेडिसिन है, एक बार आदत लग जाए तो कभी छूटेगा नहीं। और क्योंकि जल्दी में दबा देते हैं तो हम लोग उसी का आदत ले लिए। बट जो इंडियन सिस्टम ऑफ आयुर्वेदिक एंड योगा है, ये अगर शुरू से हम लोग प्रैक्टिस करते तो शायद आज एलोपैथी का जरूरत ही ना होता। आई एम नॉट जोकिंग सर, इट्स ट्रू। इसीलिए तो रामदेव बाबा का पॉपुलैरिटी बढ़ा, बिकॉज एलोपैथी यूज कर करके लोग थक गए, लोगों का तबीयत ठीक नहीं होता है, किसी का बीपी हो, शुगर हो, जो भी जितना तरह का प्रॉब्लम हो, कमर का दर्द, सर का दर्द ठीक नहीं होता, तो अल्टीमेटली वो लास्ट में आयुर्वेद में जाते हैं और योगा में जाते हैं, बूढ़ा में शिफ्ट होते हैं। योगा करना चाहिए बचपन से, बट हम लोग योगा करते हैं 60 साल के बाद। और वो भी आप अगर आप यूट्यूब ओपन करोगे, यूट्यूब में आपको इंडियन योगा टीचर से ज्यादा यूएसए योगा टीचर दिखेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? यस सर। मतलब हमारा चीज का कदर हम लोग कभी पहले नहीं करते। जब कोई फॉरेनर आके थप्पा लगा दे, स्टैंप लगा दे, ठीक है, तब हमें लगता है अच्छा ये अच्छा चीज है। फिर मतलब हमें अपने चीजों पे कभी अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि अच्छा योगा, मतलब हम लोग तो योगा नहीं बोलते, जोग बोलते, जोग। ठीक है, तो भरोसा बंगाली नहीं में। होता। हाँ, भरोसा नहीं करते, अपने पे भरोसा किसी को नहीं है। मतलब जब जब तक कोई सफेद चमड़ा वाला भरोसा ना दिखा दे तब तक हमें किसी भी चीज पे भरोसा नहीं आता। लेकिन ऐसा इंडिया नहीं था, ये जो चमचा वाला इंडियन मेंटेलिटी बना ना, ऐसा ऐसा इंडियन मेंटेलिटी पहले नहीं था। तभी तो पूरा का पूरा दुनिया इंडिया को अटैक किया और यहाँ का रिसोर्सेज लेके अपने अपने कंट्री को जाके बिल्ड किया। अब ये इंडिया पहले नहीं होता, लेकिन पहले इंडिया पे सभी जलता था तो इंडिया को आके रूल करके चला गया। अब वो अलग बात कि हम लोगों ने रूल करने दिया, इसमें भी इंडियंस का ही दोष है ऑब्वियसली। अगर मैं भी आज के डेट में इंडिया का जो सिचुएशन है, वी आर मतलब सिमिलरली रिस्पॉन्सिबल। जो भी मैं बोल रहा हूं तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं क्या? ऑब्वियसली। आप सुन रहे हो तो क्या आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो? आप भी रिस्पॉन्सिबल, वॉट एवर। तो एनवायरमेंट को समझो सर। पतंजलि एंडोर्स रामदेव बाबर्स, बिग प्लेयर इन द इंडस्ट्री, टफ कंपटीशन दे दिया HUL को, गोदरेज को, डबर को, PNG को। ऐसे डबर इंडिया का है, गोदरेज भी इंडिया का है, PNG इंडिया का नहीं है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल।
Now people refer Ayurvedic product over chemical product. Patanjali's success has taken to a position where it can influence the market surely. Patanjali gathers the information from market competitors about the public preference and demands and then uses it fulfill through modification in existing product or launching new product. एक एग्जांपल दे रहा है, चलो रियल लाइफ एग्जांपल्स है, आप अभी कभी कनेक्ट कर लोगे. सर मैंने तो सोचा था कि अदानी से केस स्टडीज दूंगा, लेकिन केस स्टडीज तो भर रहा है दूसरे कंपनीज का. पतंजलि को कंपीट करने के लिए कोलगेट ने एक टूथपेस्ट लाया, नाम बताओ. सेंसर नहीं सर, कोलगेट ने लाया. वेद वेद शक्ति. अच्छा हाँ वेद से इसे कोलगेट को ऐसा नाम देने का जरूरत क्यों पड़ा? कंपेटिंग विद आयुर्वेदिक Exactly, अट्रैक्टिव हो थोड़ा सा आयुर्वेदिक. पब्लिक का जो मेंटेलिटी आयुर्वेद की तरफ शिफ्ट हो गया है ना, ड्यू टू रामदेव, इसमें तो कोई सेकंड ओपिनियन नहीं होना चाहिए. पब्लिक का जो सेंटिमेंट आयुर्वेद की तरफ शिफ्ट हुआ है, इट्स फुल क्रेडिट गोज टू रामदेव. एंड दैट इज द रीजन मैं रामदेव बाबा को, मतलब इस पर्टिकुलर रीजन के लिए मैं पर्सनली उनको पसंद नहीं करता, उनका एटीट्यूड मुझे अच्छा नहीं लगता. बट ये जो उनका पावर है ना, इन्फ्लुएंसिंग पावर, सीरियसली से ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंसिंग पावर है. उन्होंने पूरा इंडियन मेंटेलिटी में जितना चेंजेस लाया आयुर्वेदिक की तरफ, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रामदेव. अब ये वेद शक्ति देखो, कोलगेट जैसा इतना पुराना कंपनी जो 1959 से इंडिया में बिजनेस कर रहा है, ठीक है, एचयूएल का प्रोडक्ट है, सॉरी कोलगेट पामोलिव, सॉरी एचयूएल का अलग है, कोलगेट पामोलिव का है. इतना बड़ा स्टॉक मार्केट, इसका शेयर का दाम जानते हो कोलगेट का? पतंजलि तभी तक स्टॉक मार्केट में नहीं आया. इसका मेरे स्टॉक मार्केट में बेसिक्स, जो स्टॉक मार्केट में मैंने उस दिन केस स्टडीज भी कर रहा था. कोलगेट पामोलिव शेयर प्राइस यूएस मार्केट में भी है, इंडियन मार्केट में एक शेयर का दाम चल रहा है कोलगेट पामोलिव का 1792. इवन लास्ट 5 साल में 1000 से स्टॉक का ग्रोथ हुआ है 1700 तक. पतंजलि अभी भी स्टॉक मार्केट में प्रॉपरली नहीं आया है, बट बिजनेस अभी भी उसका बहुत टॉप लेवल में जा रहा है. आ जाएगा, कभी ना कभी आ जाएगा सर. तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि अगर इफ यू हैव नॉलेज, इफ यू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट, यू कैन कैप्चर द मार्केट. बिजनेस करना बहुत टफ कुछ नहीं होता, बस बिजनेस करना आना चाहिए, एनवायरनमेंट को समझना आना चाहिए. अरे समझ आ रहा है सर एनवायरनमेंट? अरे बोलो सर बोलो. आप लोगों का हाँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कीमती है मेरे लिए. यस सर. यस सर. Environment influence on business के बारे में अगर सुनो, environment factors are consistent and largely, if not totally, external and beyond the control of individual, industrial enterprise and their management. These are essentially the givers within which firms and their management must operate in a specific country, and they vary often greatly from country to country. Obviously, Barry M. Richman and Melvin Copen ने बताया कि environment factors और constraints are largely, if not totally, बाधा रहेंगे, हर फैक्टर में बाधा होता है. एक्सटर्नल लेवल में भी होगा, कंट्रोल लेवल में भी होगा, इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज में भी होगा, मैनेजमेंट में भी होगा. दीज आर एसेंशियली द गिवर्स विद इन विच फर्म्स एंड देयर मैनेजमेंट मस्ट ऑपरेट. जो भी है आपके अंदर एनवायरनमेंट, जो भी है, यू मस्ट ऑपरेट विद दैट एनवायरनमेंट. जितना आपके पास है आपको उसी के अंदर ऑपरेट करना होगा, आप चेंज नहीं कर सकते. जैसे इंडिया के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आपको. आप लोगों को क्या पता है सर, इंडिया इज द कंट्री जो बेसिकली थोड़ा सा हॉट क्लाइमेट जोन में है ना सर, मतलब ट्रॉपिकल जोन है ना सर इंडिया का वेदर. आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे सर, इट्स अ ट्रॉपिकल वेदर, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल है ना. स्पेशली ये जो पार्ट ऑफ इंडिया है ये ट्रॉपिकल एरिया के अंदर आता है, और ये एरिया थोड़ा सब ट्रॉपिकल एरिया में आता है. ओवरऑल इंडिया हॉट एंड ह्यूमिड है, ये सर नो. इंडिया का एवरेज वेदर कंडीशन हॉट एंड ह्यूमिड, ये सर नो. यस सर. अब ये हॉट एंड ह्यूमिड के कारण हम लोग साल में ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के आसपास टाइम हम लोग गर्मी में बिताते हैं, ये सब नो, एक्सेप्ट हिली रीजन. यस सर. है ना. अब 6 मंथ्स हॉट एंड ह्यूमिड जोन में रहते हैं, तो हम लोगों को कभी कभी ऐसा फीलिंग होता है कि भाई चल कनाडा चल जाते हैं, ठंड आ जाएगा. जैसे पंजाबी लोग आजकल ऐसा एक ट्रेंड बना चुका है कि कुछ भी होता है तो कनाडा या इंग्लैंड भागते हैं, गर्म देश में कम जाते हैं, बिकॉज हमें ठंड अच्छा लगता है. यस ना, कूल रीजन वी लाइक मोर. बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं अपने इंडिया के बारे में कि इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पर 12 मंथ्स एग्रीकल्चर होता है. सर क्या बात करते हो सर, इंडिया से प्राय 2.5
टाइम्स ज्यादा बड़ा। कौन? यूएसए। ऑलमोस्ट 2.5। सर कैसे पता आपको? चलो सर मैं डालता हूं, देख लो। मैं साइज को पुट करता हूं यूएस में, आप देख लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। सर चाइनाও তো ডবল আছে। हाँ चाइना तो डबल है, चाइना से यूएस और थोड़ा बड़ा है। ठीक है, एक अप्रोक्सीमेट साइज तो मिल गया। अब चलो सर यूएस में चलते हैं। दिस इज इंडिया। यूएस का साइज देखो सर, दिस इज यूएस। ऑलमोस्ट डेढ़ और एक इंडिया आ जाएगा सर, है ना? और एक इंडिया आ जाएगा ना, हाफ से ज्यादा आएगा। হ্যাঁ স্যার। अब चाइना में चलते हैं सर। देखो यूएस के लेके जा रहे हैं, यूएस चाइना से, चाइना थोड़ा, यूएस बड़ा है ना सर थोड़ा सा, देखो तो थोड़ा सा बड़ा है यूएस से, ইউএস বড় স্যার। थोड़ा सा बड़ा है, या फिर सेम टू सेम साइज का होगा, ऑलमोस्ट आसपास। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो सर, चाइना का ये जो एरिया है इसमें एग्रीकल्चर कहां से होगा? ये तो कोल्ड एंड डेजर्टेड एरिया है ना? कोल्ड डेजर्ट, जैसे हमारे इंडिया में लद्दाख है ऐसा, हमारे इंडिया में लद्दाख ऐसा है जहां कोल्ड है बट डेजर्ट है। राजस्थान में है थर, दैट इज हॉट एंड डेजर्ट, एंड दिस एरिया इज कोल्ड एंड डेजर्ट। ये चाइना का, और ये चाइना का भी हॉट एंड डेजर्ट एरिया है। तो फिर चाइना में एग्रीकल्चर होता है जस्ट इन दिस एरिया, पर इंडिया में ऑलमोस्ट सारा का सारा एरिया में होता है। और यूएस में सर 6 मंथ एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, बिकॉज 6 मंथ वहां पर बर्फबारी होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर, अब लोगों को पता है, मेरे से ज्यादा पता होगा। एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन यहाँ पर एवरी काइंड ऑफ एग्रीकल्चर होता है, और जो इंडिया का बेस है। अब देखो आपका ये हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर आपको कभी कभी क्या लगता है, दिमाग खराब करता है, भाई इतना गर्मी करते रहते हैं। बट यही हॉट एंड ह्यूमिड के कारण ही, हॉट एंड ह्यूमिड के कारण ही यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इतना हाई लेवल में होता है। और आपको वर्ल्ड में ऐसा कंट्री बहुत ही कम मिलेगा। अगर आप अफ्रीका में चले जाओ, अफ्रीकन में प्रॉब्लम क्या है, हॉट भी है ह्यूमिड भी है, बट टू मच फॉरेस्ट। अफ्रीका का जो मिडिल एरिया है, टू मच फॉरेस्ट एरिया, कॉन्गो एंड जायरे, आप लोग नाम सुने होंगे, इतना ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर करना मुश्किल है। ऊपर में जाओ, डेजर्ट देखो सर, फुल्ली डेजर्ट। अगर किसी के साथ थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं तो वो यूरोपियन रीजन का कुछ एरिया है जो सीरियसली अच्छा है। बट वहां पर भी प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर भी ठंड बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा कोल्ड होते हैं, तो वहां पर भी 6 मतलब ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स बर्फ में ढका होता है। अब इधर आ जाओ, ये देखो, ये भी डेंस फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ अमेजन। ये ब्राजील अर्जेंटीना का खेल यही है। आप एक ऐसा कंट्री ढूंढ के दिखाओ सर जहां पर 12 महीना खेती होता है, नहीं मिलेगा सर। काफी रिसर्च करके बोल रहा हूं मैं। तो जो आपका प्रॉब्लम है वही आपके लिए एक इंटरेस्टिंग, तो जो भी हो, मेरा कहने का मतलब एक्चुअली बैरी एम रिचमैन एंड मल्विन कॉपिन के लिए हिसाब से है। अब देखो ये मैं इंडिया के बारे में बात कर रहा हूं, बट जिसके पास जो है उसको उसी के अंदर रहना होगा। दिस आर एसेंशियली द गिवर्स with which farms and their management must operate in a specific country, and they often greatly from country to country. हर कंट्री का अपना कुछ प्रोज, अपना कुछ कॉन्स होगा। अब उसी के अंदर रह के आपको अपना बिजनेस को डेवलप करना होगा। समझ में कुछ आ रहा है सर? है सर। दिस इज हाउ बिजनेस को हम लोग धीरे धीरे, अब नेक्स्ट दिन मैं आप लोगों को कैडबरी के ऊपर केस स्टडीज करूंगा सर, ठीक है, कि किस तरह से कैडबरी अपने आप को फाइट बैक किया एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, एनवायरनमेंटल इन्फ्लुएंस के बारे में बातें होंगे। फिर कोको कोला के ऊपर बात होगा, सो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट सर, एनवायरनमेंटल एनालिसिस, एंड आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस करेंगे सर पेस्टिसाइड एनालिसिस पे। तो बहुत मजेदार पॉइंट आने वाला है सर अपकमिंग चैप्टर्स में। जैसे आज अदानी था, और भी कंपनीज के बारे में भी डिस्कस किए, ऐसे डे बाय डे और भी नए नए कंपनीज के बारे में बातें होंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्लास मिस मत करना सर, क्योंकि जनरल नॉलेज के साथ और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ मजा बहुत आने वाला है। मुझे तो बड़ा मजा आता है, आई डोंट नो आप लोग कैसे फील करते हो। ओके सर। স্যার কোকা কোলা তো মানে আগে জল ফল তো করতো না, রিসেন্টলি রোনাল্ডোর একটা ভিডিওর পর থেকে তো মানে জলের ওয়াটার সাপ্লাইটা করছে। नहीं, कोको कोला एक्चुअली एक्वाफिना को एक्वायर किया था ना, एक्वाफिना का नाम तो तुमने सुना है।
एक्वाफिना बॉटल कभी देना हाथ में, उसमें कोको कोला लिखा रहता है। या फिर किनले, किनले मोस्ट प्रोबेबली कोको कोला है, एक्वाफिना पेप्सी का है, सॉरी कुछ होगा। किनले है ना, किनले देखना उसमें लिखा रहेगा पेप्सी या कोको कोला, कुछ तो मिलेगा आपको। और एक्वाफिना में आपको मोस्ट प्रोबेबली पेप्सी दिखेगा। पानी का बिजनेस में है ये लोग। ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे केस स्टडीज के साथ। बोलो सर, बिजनेस एनवायरनमेंट विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स क्लियर हो रहा है कि नहीं? सृजिता, सोनाली, स्नेहाशेष, सॉरी स्नेहेश, संपद, नताशा। ओके ओके, जयदीप, जयदीप बॉल बुझा যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। ओके, रौनक, रेशमा, नेहा। ओके, नेहा आज नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, टाटा फिर सर, बाय सबको। जिनके पास नोट्स नहीं है मैं शेयर कर लूंगा। ओके बाय सर, सर। टाटा। बाय सर सर। ये बिजनेस एनवायरनमेंट वाला नोट्स नहीं था मेरे को। अच्छा मैं दे दूंगा, ठीक है। ठीक। मुझे व्हाट्सएप में Bye, पिन sir. कर दे। हाँ ओके सर, बाय, टाटा। सर बाय सर। बाय सर। सर मुझे वो ये नोट्स आप मेल कर सकते हैं?